ना तो प्लांट्स चल पाते हैं, ना तो प्लांट्स बोल पाते हैं, पर फिर भी ये बढ़ कैसे रहे हैं। आई नो आपके दिमाग में भी यही क्वेश्चन होगा, तो इसी क्वेश्चन का आंसर मैं इस चैप्टर में देने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो हाय एवरीवन, आई एम अपेक्षा सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर, एंड आई वेलकम एवरीवन इन दिस वंडरफुल वीडियो, जिसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, सबसे पहले आपको समझना है कि ग्रोथ होता क्या है। ठीक है, चैप्टर का नाम तो भाई ठीक है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, बट आखिर में ग्रोथ है क्या, है ना। तो अगर मैं ग्रोथ की बात करती हूँ तो ये एक फंडामेंटल फीचर होता है ना। और ये जो फंडामेंटल फीचर है ये दो टाइप का हो सकता है, एक होता है इंटरनल ग्रोथ और दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल ग्रोथ। मैम इन दोनों में क्या डिफरेंस है ना, क्या डिफरेंस है इंटरनल ग्रोथ में, क्या डिफरेंस है एक्सटर्नल ग्रोथ में। तो यहाँ पर अगर मैं इंटरनल ग्रोथ की बात कर रही हूँ तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ये आपके सेल के साइज में इंक्रीज होने की वजह से हो रहा है। वहीं पे अगर मैं एक्सटर्नल ग्रोथ की बात करती हूँ तो ये किसकी वजह से होता है, ये सरफेस एरिया के इंक्रीज होने की वजह से होता है। ठीक है मैम, आपने ये तो बता दिया, बट क्या आप हमें एग्जाम्पल की हेल्प से समझा सकते हो? बिल्कुल समझा सकते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल समझो कि मेरी हाइट है 5 फुट 3 इंच। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अपनी हाइट रिवील नहीं कर रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ कि ऐसे एज्यूम कर लो, है ना, एज्यूम कर लो कि मेरी हाइट 5 फुट 3 इंच है। ठीक है, अब ये जो 5 फुट 3 इंच है ये मेरी किसकी वजह से है, इंटरनल ग्रोथ की वजह से है। ठीक है, किसकी वजह से है, इंटरनल ग्रोथ की वजह से है। वहीं पे अगर मैं हील्स पहन लेती हूं तो उसकी वजह से जो मेरी हाइट होगी वो किसकी वजह से होगी, एक्सटर्नल ग्रोथ की वजह से होगी, है ना, इंटरनल ग्रोथ और एक्सटर्नल ग्रोथ। तो मैम क्या अगर मैं हील्स हटा दूंगी तो क्या आपका एक्सटर्नल ग्रोथ खत्म हो जाएगा? बिल्कुल। देखो, अगर आप हील्स हटाओगे तो डेफिनेटली आप अपने ओरिजिनल साइज पे आ जाओगे ना। तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल ग्रोथ है वो आपका रिवर्सिबल है। जैसे मैंने बोला, मैं हील्स हटा दूंगी तो मैं अपनी ओरिजिनल हाइट पे आ गई, बट क्या मैं अपनी ओरिजिनल हाइट को चेंज कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि वो आपका इंटरनल ग्रोथ है, वो किसकी वजह से हुआ है, वो सेल साइज के इंक्रीज होने की वजह से हुआ है। आई बात समझ में, क्लियर हुआ? सो आई एम होपिंग आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि इंटरनल ग्रोथ क्या होता है और एक्सटर्नल ग्रोथ क्या होता है। जो इंटरनल ग्रोथ है वो आपका इरिवर्सिबल होता है ना, आप उसको दोबारा से चेंज नहीं कर सकते हो। वहीं पे अगर आप एक्सटर्नल ग्रोथ की बात करोगे तो ये रिवर्सिबल होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस टर्म में हम ग्रोथ को मेजर करते हैं। जैसे मैंने बोला कि ये एक इरिवर्सिबल इंक्रीज होता है, तो ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं अगर वो इंक्रीज होंगे जिसकी वजह से आप बोल सकते हो कि हाँ इसमें ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो पहला आता है आपका कि अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो वो भी क्या कहलाएगा, वो भी ग्रोथ कहलाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। दूसरे पे आते हैं, अगर वेट वेट और ड्राई वेट इंक्रीज हो रहा है तो भी वो क्या कहलाएगा, वो आपका ग्रोथ कहलाएगा। अब वेट वेट और ड्राई वेट क्या होता है, आपको पता ही होगा कि वेट वेट होता है जब आप किसी भी चीज का वेट लेते हो और उसमें मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट होता है। जैसे कि आपने कोई लीफ तोड़ी, है ना, और आपने उसका वेट लिया तो वो क्या होगा, वो वेट वेट कहलाएगा। बट अगर आपने उस लीफ को जला दिया, है ना, और जो आपके पास बचा अगर आप उसका वेट लोगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका ड्राई वेट कहलाएगा। ठीक है, तो अगर वेट वेट और ड्राई वेट में भी इंक्रीज हो रहा है तो वो भी क्या कहलाएगा, वो ग्रोथ कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर लेंथ में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है तो वो भी क्या कहलाएगा, ग्रोथ कहलाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा पोलन ट्यूब, कि जैसे ही पोलन जो है वो आपके स्टिग्मा पर लैंड करेगा, फिर वहां से पोलन ट्यूब बननी शुरू होगी, और ये जो पोलन ट्यूब बन रही है इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली लेंथ ही तो इंक्रीज हो रहा है ना, बनती 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 जाएगी और उसमें से फिर मेल गैमीट जो है वो वहां से पास होता होता जाएगा और फीमेल गैमीट तक पहुंचता है। ठीक है, तो अगर लेंथ में इंक्रीज हो रही है तो वो भी एक तरीके की ग्रोथ ही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया बढ़ रहा है, जैसे कि एग्जांपल हो गया लीफ, है ना, अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है तो उसको भी ग्रोथ बोलेंगे। फिर आ जाते हैं हम लोग कि अगर सेल नंबर बढ़ रहा है ना, सेल जो है डिवाइड कर रहे हैं और नंबर बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं, तो वो भी क्या कहलाएगा, एक तरीके का ग्रोथ ही कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल मेरिस्टम दिया हुआ है, अगेन यहाँ पर ना एक बहुत ही अच्छा आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि यहाँ पर एक सिंगल मेज का रूट एपिकल मेरिस्टम जो है वो कितने नए सेल बनाता है पर आर, 17,500। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से यहाँ पर स्टार मार्क किया हुआ है। ये अगला अभी मैं बताने वाली हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है।
बट हाँ इसी वजह से स्टार मार्क किया हुआ है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आपके 1 मार्क वाले क्वेश्चन में पूछ सकते हैं या फिर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, तो ये याद रखना, ये जो नंबर है ना ये याद रखना, ठीक है। दूसरे पे आते हैं कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो वो भी एक तरीके की ग्रोथ ही है। जैसे कि एग्जांपल वाटरमेलन का दिया हुआ है कि यहाँ पर जो सेल है वो इंक्रीज हो रहा है अप टू 3,50,000 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी याद रखना, नंबर याद रखना, पहले बता रही हूँ है ना, पहले ही बता रही हूँ। चलिए, तो ये सारे मैंने क्या बोला, ये सारे मैंने ये चीजें बताई कि इन टर्म्स में हम ग्रोथ को मेजर करते हैं, चाहे वो इंक्रीज हो रहा है लेंथ का, चाहे आपका वेट वेट और ड्राई वेट इंक्रीज हो रहा है, चाहे साइज इंक्रीज हो रहा है, चाहे वो आपका फिर सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, ये सारे क्या है, ये सारे एक ग्रोथ ही तो है, एक टाइप का ग्रोथ ही तो हो रहा है, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया? चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम चलते हैं आगे और नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका फेजेस ऑफ ग्रोथ। तो यहाँ पर आपके पास 3 फेजेस हैं, है ना। कौन से है? 3 फेजेस। 3 फेजेस में पहला है आपका मेरिस्टेमेटिक फेज, दूसरा है आपका इलोंगेशन फेज और तीसरा कौन सा है? मैच्योरेशन फेज। तो पहले हम लोग बात करने वाले हैं मेरिस्टेमेटिक फेज की, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक फेज की अगर मैं बात करूं तो इस फेज को हम क्या बोलते हैं? इट इज द फेज ऑफ सेल डिवीजन। मतलब मैम इसका क्या होगा? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी सेल्स हैं वो कैसे होंगे? डिवाइडिंग होंगे, ठीक है। अगर डिवाइडिंग सेल्स है तो डेफिनेटली यहाँ पर इनका कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक होगा, है ना। और ये चीज तो हमने मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि डिवाइडिंग सेल्स कैसे होते हैं, ठीक है, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो देखते हैं इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहले यहाँ पर जो सेल वॉल है वो क्या है? प्राइमरी सेल वॉल है। दूसरा जो प्रोटोप्लाज्म है वो काफी ज्यादा डेंस है, मैंने बोला है ये डिवाइडिंग सेल्स है, तो डेफिनेटली यहाँ पर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज काफी ज्यादा हो रही होंगी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहाँ पर होती है? आपका मेन एरेना जहाँ पर आपका साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में आपकी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है। तो यहाँ पर इसी वजह से डेंस आपका प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आपका साइटोप्लाज्म, उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बात है। यहाँ पर जो सेल्स होते हैं वो काफी ज्यादा स्मॉल साइज के होंगे और यहाँ पर जो सेल्स है इनमें काफी बड़ा न्यूक्लियस होगा, है ना, जब जो जिसको हम बोलते हैं प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, आपको एकदम अच्छे से दिखाई देगा। साथ ही साथ यहाँ पर हाई रेस्पिरेशन रेट होगा, ठीक है। क्लियर हो गया? ये तो हमने बात करी है मेरिस्टेमेटिक फेज की। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे फेज पे जो है आपका इलोंगेशन फेज, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं इलोंगेशन फेज की बात करूं और इस फेज को हम फेज ऑफ एनलार्जमेंट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर आपके वैक्यूल्स का साइज इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज वैक्यूलेशन, वैक्यूलेशन का मतलब वैक्यूल्स का साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इलोंगेट कैसे होगा कोई भी सेल? यहाँ पर हम स्पेसिफिकली प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, तो प्लांट सेल के पास तो ब्रह्मास्त्र है ना। अगर आपको साइज इंक्रीज करना है, इलोंगेट करना है, तो उसका वैक्यूल है, वो आपका वैक्यूल क्या करेगा? वैक्यूल आपका इलोंगेट हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, सेल साइज इंक्रीज। अगर कोई भी चलो एक चीज बताती हूँ, देखो जो आपका प्लांट सेल है ना उसके पास बहुत ही अच्छा ब्रह्मास्त्र क्या है कि जैसे कि ये छोटू सेल्स है, ठीक है। अगर ये छोटू से सेल्स है और अगर इसको अपना साइज इंक्रीज करना है या इलोंगेट करना है, जो भी करना है, तो ये क्या कर सकता है? ये अपने वैक्यूल का साइज बढ़ा देगा। वैक्यूल का साइज बढ़ा देगा तो आपको पता है कि जो प्लांट सेल है उसमें 80 से 85% या 90% जो स्पेस है वो कौन ऑक्यूपाई कर रहा है? वैक्यूल ऑक्यूपाई कर रहा है ना। तो अगर वैक्यूल का साइज बढ़ाओगे तो डेफिनेटली प्लांट सेल का साइज भी तो बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है इंक्रीज वैक्यूलेशन, वैक्यूलेशन इंक्रीज कराओगे तो डेफिनेटली यहाँ पर इलोंगेट तो होगा ही ना सेल, ठीक है। ओके, ये वाली बात भी सही है ना, ये वाली बात भी हमें समझ में आ गई। यहाँ पर न्यू सेल वॉल डिपोजिशन होता है, साथ ही साथ इंक्रीज सेल वॉल होता है। ये सारी चीजें हमने किसकी पढ़ी? ये सारी चीजें हमने इलोंगेशन फेज की पढ़ी है, ठीक है। तीसरे पे आते हैं, तीसरा हो गया मैच्योरेशन। अब यहाँ पर आपका सेल डिवाइडिंग था, फिर इलोंगेट हुआ, फिर जाकर मैच्योर भी तो होगा, है ना। और इस फेज को हम क्या बोलते हैं? फेज ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर काम देना, है ना। जो आपके सेल्स हैं उनको एक पर्टिकुलर काम दे देना, जैसे कि ये जो सेल्स है ये आपका एपिडर्मिस बनाने वाले हैं, ये जो सेल्स है ये वैस्कुलर बंडल्स बनाने वाले हैं, जाइलम फ्लोएम बनाने वाले हैं, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर काम मिलना उसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो इस फेज में स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन भी होता है। स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन मतलब कि जो सेल्स है उनको एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मिल जाएगा और दूसरा यहाँ पर जो उनका फंक्शन है लिखा हुआ है ना, फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन। फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है कि उनको पर्टिकुलर काम मिल जाना कि भाई ये
जो है यही वाला काम करने वाले हैं। तो फेज ऑफ मैच्योरेशन में आपको दो चीजें मिली, क्या, एक तो आपको पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मिला है ना, और दूसरा यहाँ पर उन सेल्स को पर्टिकुलर काम मिल गया। ठीक है, तो ये सारे फेजेस हो गए ग्रोथ के। आई एम होपिंग आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कहानी में। अब हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स जो ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर आता है ग्रेविटी। क्या आया है पहला फैक्टर? ग्रेविटी। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है रूट का। रूट को बोला गया है कि इट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक। इसका क्या मतलब होता है? पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक का मतलब होता है कि जो रूट है वो किधर, किस साइड ग्रो कर रहा है? टुवर्ड्स ग्रेविटी, है ना। आपने देखा है कि कभी रूट ऊपर की तरफ जा रहा है ना, वो एक्सेप्शन इज फाइन, बट यूजुअली आप यही देखते हो कि जो रूट है वो किसकी तरह ग्रो कर रहा है, किसकी तरफ ग्रो कर रहा है? टुवर्ड्स ग्रेविटी। सो ग्रोथ टुवर्ड्स ग्रेविटी, इसी वजह से यहां पर लिखा हुआ है पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक। ठीक है, पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक। अगर नेगेटिवली जियोट्रॉफिक लिखते तो मतलब ग्रेविटी से दूर, अवे फ्रॉम ग्रेविटी, ग्रोथ अवे फ्रॉम ग्रेविटी, उसको हम नेगेटिवली जियोट्रॉफिक लिखते हैं। ठीक है, ये पहला हो गया। फिर आते हैं लाइट। लाइट आपका दूसरा फैक्टर है ना, जो आपके ग्रोथ को अफेक्ट करता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है स्टेम। स्टेम क्या है आपका? पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक है। अब इसका क्या मतलब होता है? पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक का मतलब है ये किसकी तरफ ग्रो कर रहा है? टुवर्ड्स सनलाइट, है ना। आपने देखा है ना कि स्टेम किसकी तरफ ग्रो करता है? सनलाइट के टुवर्ड्स ग्रो करता है। तो इसी वजह से इसको क्या बोला गया है? पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक बोला गया है। क्लियर हो गया? अगर नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक बोला होता तो अवे फ्रॉम द सनलाइट। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन ले लो आप, फोटोसिंथेसिस ले लो, ये भी किस पे डिपेंडेंट होता है? लाइट पे ही तो डिपेंडेंट होता है ना। फोटोसिंथेसिस का इतना बड़ा चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है, राइट। तो वहां पर आपने देखा है कि लाइट का क्या इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, तो ये दोनों जो है ये भी आपके लाइट पे ही डिपेंडेंट होते हैं। तीसरे फैक्टर पे आते हैं, तीसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो कहीं ना कहीं एंजाइमेटिक एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। ठीक है, किसको अफेक्ट करता है? एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ सेल को अफेक्ट करता है। ठीक है, ये चीज तो आप इतनी बार समझ चुके हो भाई। मैंने दो चैप्टर में, दो भी नहीं इनफैक्ट तीन चैप्टर में, बायोमोलिक्यूल्स, फिर आपका फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर, रेस्पिरेशन वाला चैप्टर, उसमें इतने बढ़िया तरीके से मैंने आपको बता दिया है। तो भाई सारी चीजें आप भूल जाओगे, बट ये नहीं भूलने वाले हो कि जो आपका एंजाइम है जो आपका टेम्परेचर जो है वो आपके एंजाइम को अफेक्ट करता है ना। तो आपका जो एंजाइम है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करता है। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा देते हो तो भी वो काम नहीं कर पाएगा, है ना, डीनेचर हो जाता है। अगर टेम्परेचर को घटा देते हो तो वो आपका इनएक्टिव हो जाएगा। क्लियर हो गया, है ना। तो ये आपका तीसरा फैक्टर हो गया। चौथा फैक्टर आ गया न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की बात तो हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। देखो पहला हाफ आपका यही होगा कि ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है ना, कितने टाइप की ग्रोथ होती है, क्या ग्रोथ रेट, ये सारी चीजें आप पहले हाफ ऑफ चैप्टर में पढ़ोगे। जो सेकेंड हाफ ऑफ चैप्टर है उसमें हम लोग न्यूट्रिएंट्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ग्रोथ रेगुलेटर्स, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना, फॉर द रेस्पिरेशन। तो चलिए ये सारे हमने क्या बात कर ली, क्या डिस्कस कर लिया हमने? फैक्टर्स को डिस्कस कर लिए जो आपके ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। वाटर भी है एक, है ना, वाटर भी है जो आपके किसको अफेक्ट करेगा? वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, है ना, जो आपके ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं। तो डेफिनेटली वाटर भी एक वन ऑफ द फैक्टर है जो आपकी ग्रोथ को अफेक्ट करेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करने वाले हैं दूसरे टॉपिक की, और दूसरा टॉपिक है आपका कि जो ग्रोथ है वो आपका दो टाइप का होता है। ठीक है, यहाँ पर दो टाइप की ग्रोथ है, एक है आपका अरिथमेटिक ग्रोथ और दूसरा होता है ज्योमेट्रिक ग्रोथ। मैम क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में? अरिथमेटिक ग्रोथ एंड आपका ज्योमेट्रिक ग्रोथ के बीच में क्या डिफरेंस है? चलिए समझते हैं। यहाँ पर वैसे एग्जांपल मेरिस्टम दिया हुआ है, बट मैं आपको समझाती हूँ कि अरिथमेटिक ग्रोथ क्या होता है और ज्योमेट्रिक ग्रोथ क्या होता है। देखो यहाँ पर हमारे पास एक सेल था, ठीक है, मानो कि ये एक सेल था, ठीक है, ठीक है, मान लिया हमने ये एक सेल था। अब ये जो सेल है ये डिवाइड करा, ठीक है, ये डिवाइड किया, ये हमने एक सेल लिया, अब ये डिवाइड किया दो सेल में, ठीक है, दो सेल में डिवाइड किया। अब इसमें से एक जो है वो डिवाइडिंग सेल ही रहेगा और एक जो है वो डिफरेंशिएट हो जाएगा, मतलब उसको एक पर्टिकुलर फंक्शन मिल गया है। समझ रहे हो मेरी बात? मैंने क्या बोला कि यहाँ पर एक सेल था, है ना, ये अब डिवाइड किया,
डिवाइड करने के बाद इसमें से एक सेल तो डिवाइडिंग ही रहेगा और दूसरे सेल को एक पर्टिकुलर काम दे दिया गया है तो वो डिफरेंशिएट हो गया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। फिर ये जो आपका डिवाइडिंग सेल है ये डिवाइड किया, है ना, ये डिवाइड किया तो इसमें से अगेन वही वाली चीज होगी कि ये वाला आपका डिवाइडिंग रहेगा और ये वाला क्या हो जाएगा, ये भी डिफरेंशिएट हो जाएगा, है ना, ये भी डिफरेंशिएट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां पर फिर ये डिवाइड किया, है ना, फिर ये आपका डिवाइड किया, ये आपका डिवाइड किया तो इसमें से अगेन एक जो है वो आपका डिफरेंशिएट हो जाएगा और एक क्या रहेगा, आपका डिवाइडिंग रहेगा। तो जो आपकी अरिथमेटिक ग्रोथ होती है उसमें आपके सारे सेल्स, जो सारे सेल्स है ना, वो ऐसा नहीं होता कि मतलब उसमें जो सेल्स है वो डिवाइडिंग रहते हैं, है ना, सारे सेल्स ही ऐसे नहीं होते कि डिफरेंशिएट हो जाते हैं। यहाँ पर डिवाइडिंग सेल है, कोई ना कोई डिवाइडिंग सेल रहेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला मेरिस्टम, तो आपका शूट एपिकल मेरिस्टम, रूट एपिकल मेरिस्टम में यहाँ पर हमेशा डिवीजन होती रहती है, सेल डिवीजन होती रहती है, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई जो सेल है वो आपका डिवाइडिंग रहता ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, यहाँ पर यही बोला गया है कि कुछ सेल जो है, जैसे कि यहाँ पर एक सेल था वो डिवाइड किया, दो में डिवाइड किया, इसमें से एक तो डिवाइडिंग हो गया, एक डिफरेंशिएट हो गया, फिर ये सेल डिवाइड करेगा, फिर यहाँ पे ये डिवाइडिंग रह जाएगा, ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। ऐसे टाइप की ग्रोथ को हम एरिथमेटिक ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एरिथमेटिक ग्रोथ बोलते हैं। दूसरे पे आते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ की। अगर मैं बात करूं तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ कैसी होती है, एक्सपोनेंशियली होती है, एक्सपोनेंशियली। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ आपके लिए, ज्योमेट्रिक ग्रोथ कैसी होती है आपकी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। मैम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, है ना, और यहाँ पर जितने भी सेल्स है सारे डिवाइडिंग है। ठीक है, सारे डिवाइडिंग है। तो ऐसे टाइप की ग्रोथ को हम ज्योमेट्रिक ग्रोथ बोलते हैं, जो आपको बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे होते हैं ये, है ना, तो ऐसा होगा यहाँ पर कि 2 से 4 हुए, फिर 4 से 8 हो गए, 8 से 16 हो गए, 16 से 32 हो गए, एंड सो ऑन। ऐसे टाइप की ग्रोथ को हम ज्योमेट्रिक ग्रोथ बोलते हैं। सो आई एम होपिंग आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगेन ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं कि भाई अरिथमेटिक ग्रोथ क्या होती है और आपके ज्योमेट्रिक ग्रोथ क्या होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके बुक में ये एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, ये वाला देखोगे, ये आपकी अरिथमेटिक ग्रोथ है ना, जो मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है सेम ये भी डायग्राम है, ये आपकी अरिथमेटिक ग्रोथ है और ये वाला जो है ये आपकी ज्योमेट्रिक ग्रोथ है। ज्योमेट्रिक ग्रोथ मैंने आपको बताया कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। ठीक है, क्लियर हो गई ये सारी चीजें। अब यहाँ पर जो सी वाला दिया हुआ है ना, यहाँ पर दोनों ग्रोथ, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर दोनों हो रही है, ज्योमेट्रिक भी हो रही है और आपकी अरिथमेटिक भी हो रही है, अरिथमेटिक भी हो रही है। ये बात होती है जब आपका मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करता है, जाइगोट बनता है। अब जाइगोट बनने के बाद उसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाती है ना, वो सेल जो है डिवाइड करने लग जाता है माइटोटिकली, जिसको हम लोग क्लीवेज बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पर डिवीजन हो रही है, तो यहाँ पर अगेन यहाँ पर जो ग्रोथ हो रही है 2 से 4, 4 से फिर 8 बनेंगे, 8 से 16 बनेंगे, फिर 16 से 32 बनेंगे। तो यहाँ पर जो सेल मास, बहुत सारे सेल जो बन रहे हैं, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर कौन सा वाला ग्रोथ हो रहा है, आपका ज्योमेट्रिक ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा ग्रोथ हो रहा है, आपका ज्योमेट्रिक ग्रोथ हो रहा है। और मैंने आपको बताया कि ज्योमेट्रिक ग्रोथ में सारे सेल्स डिवाइडिंग होते हैं, है ना, जैसे कि आपने अरिथमेटिक में देखा होगा कि कुछ डिफरेंशिएट हो जाते हैं, उनको अपना काम मिल जाता है, और कुछ तो उसमें से डिवाइडिंग रहते हैं, बट यहाँ पर आपको सारे ही डिवाइडिंग मिलेंगे। तो इस तरीके से इनका ग्रोथ होता है। बट जब वो सेल ऑफ मास ऑफ सेल बन जाता है ना, जब वो मास ऑफ सेल बन जाता है उसके बाद उसमें अरिथमेटिक ग्रोथ होती है। तो मतलब उसमें से कुछ तो डिवाइडिंग होंगे और कुछ जो है डिवाइडिंग नहीं होंगे। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ पर आपको अरिथमेटिक ग्रोथ देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। स्टार्टिंग में जब डिवीजन हो रहा है जाइगोट बनने के बाद, उस टाइम पर ज्योमेट्रिक ग्रोथ होती है, और उसके बाद जब मास ऑफ सेल बन जाता है ना, जब आपको डिफरेंट ऑर्गन्स बनाने होते हैं या फिर जो भी चीजें होती है, उस टाइम पर जो आपकी ग्रोथ होती है वो अरिथमेटिक ग्रोथ होती है, जिसमें कुछ सेल्स जो है डिवाइडिंग होते हैं और कुछ सेल्स डिवाइडिंग नहीं होते हैं। क्लियर हो गया, उनको एक पर्टिकुलर फंक्शन मिल चुका होता है ना। आई बात समझ में। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, आपका ए तो अरिथमेटिक ग्रोथ है, बी आपका ज्योमेट्रिक ग्रोथ है, और सी है
स्टेजेस ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट शोइंग ज्योमेट्रिक एंड अरिथमेटिक फेज। ठीक है, दोनों फेज यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। आई एम होपिंग आपको चीजें समझ में आ रही होंगी और आपको कोई भी दुख दर्द पीड़ा का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। ठीक है, अब देखो अरिथमेटिक ग्रोथ की अगर मैं बात करूं, है ना, ये ग्राफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि डिफरेंस बिटवीन अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक ग्रोथ, है ना, या फिर आपसे अरिथमेटिक ग्रोथ का डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो यहाँ पर आपको पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि अरिथमेटिक ग्रोथ क्या होता है, एग्जाम्पल पता होना चाहिए, ये इक्वेशन पता होना चाहिए और ग्राफ पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं अरिथमेटिक ग्रोथ का एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता ही दिया है कि मेरिस्टम है, रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम, वहां पर इस तरीके की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी जहां पर सेल्स डिवाइड करते हैं, उसमें से कुछ जो है वो अपनी डिवाइड करने की कैपेबिलिटी को लूज कर देते हैं, मतलब वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं, और कुछ जो सेल्स हैं वो डिवाइडिंग रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आपको ग्राफ दिखेगा, यहाँ पर एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम है और वाई एक्सिस पे हाइट ऑफ द प्लांट है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हाइट ऑफ प्लांट भी बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हाइट ऑफ प्लांट भी बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपको ग्राफ मिलता है वो कैसा ग्राफ मिलता है, वो लीनियर ग्राफ मिलता है। ठीक है, आई बात समझ में, कैसा ग्राफ मिल रहा है, लीनियर ग्राफ मिल रहा है। तो ये चीज ध्यान रखना कि जो अरिथमेटिक ग्रोथ है उसका ग्राफ कैसा आता है और जो आपका ज्योमेट्रिक ग्रोथ होगा उसमें ग्राफ कैसा आता है। तो यहाँ पर आपको जो ग्राफ मिल रहा है वो लीनियर ग्राफ मिल रहा है। आप टाइम बढ़ाते जा रहे हो, आपके प्लांट का हाइट भी बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ साथ। ठीक है, यहाँ पर ये इक्वेशन दिया हुआ है जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आपके अरिथमेटिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रही है, ये आपको याद करना है। तो यहाँ पर एल टी इज इक्वल्स टू एल नॉट प्लस आर टी। एल टी क्या है, लेंथ एट टाइम टी, इनिशियल लेंथ एट टाइम 0, ये आपका आर ग्रोथ रेट है और टी आपका पर यूनिट टाइम है। ये आपको इक्वेशन अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। अगेन इस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, है ना, यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल आपसे नहीं पूछा जाएगा। कोई भी ऐसा कहीं सोच रहे हो कि इस पे अगर कोई सवाल आ गया तो हम कैसे करेंगे, नहीं बेटा, नहीं आएगा, कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा। बट हाँ, जब अरिथमेटिक ग्रोथ का क्वेश्चन आया तो उसमें आपको ये लिखना पड़ेगा, इसलिए बोल रही हूँ याद कर लेना, बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो आई एम होपिंग अरिथमेटिक ग्रोथ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर जो सेल होता है कोई ना कोई डिवाइडिंग होता ही है, बाकी जो सेल है वो डिफरेंशिएट हो जाता है, अपनी कैपेबिलिटी को लूज कर देता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने दूसरे ग्रोथ पे, और जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं भाइयों और उनकी बहनों, हम उसको प्यार से ज्योमेट्रिक ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, और जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल बताया था कि ये इस टाइप की ग्रोथ आपको बैक्टीरिया में देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर जो आप कर्व देखोगे ये आपको एस शेप्ड कर्व या फिर इसको हम सिग्मोइड कर्व भी बोलते हैं, इस टाइप का कर्व देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये कर्व क्यों आया इसके बारे में एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम है और वाई एक्सिस पे हाइट ऑफ द ऑर्गन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना आपको 3 फेजेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो स्टार्टिंग वाला फेज है, जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाला फेज है, जहां पर आप देखोगे कि ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं है, तो ये आपका लैग फेज कहलाता है। ठीक है, ये वाला क्या है, आपका लैग फेज है, जहां पर आपकी ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं हो रही है। ये क्यों नहीं हो रही है इतनी ज्यादा, जैसे कि हमने बैक्टीरिया ही लिया है। ठीक है, हमने बैक्टीरिया लिया है, हम उसको ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, हम एक कल्चर प्लेट पे उसको ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। तो अब जो बैक्टीरिया है वो सबसे पहले आसपास सराउंडिंग में देखेगा तो सही कैसा एनवायरनमेंट है, फिर उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहीं से उठा के किसी दूसरी नई जगह पर रख दूं, है ना, जो आपके लिए बिल्कुल ही नई है, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा ना कि अडेप्ट करने में, कि भाई अच्छा ठीक है यहाँ पर ऐसा होता है, यहाँ का कल्चर ऐसा है, यहाँ पर खाना ऐसा है, तो उस जगह में आपको घुलने मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसी वजह से यही वाला, अब इसको कंपेयर कर लो बैक्टीरिया से। लैग फेज क्यों आ रहा है, ग्रोथ इतना कम क्यों है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो भी बैक्टीरिया है जो आप उसको ग्रो कर रहे हो कल्चर प्लेट पे, तो देखेगा ना सराउंडिंग में कैसा है, क्या क्या चीजें अवेलेबल है, ये सारी चीजें उस टाइम पर जो आपका ग्रोथ होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है, स्लो होता है, जिसको हम लोग लैग फेज बोलते हैं। जैसे ही वो अडेप्ट कर लेता है, एकदम कंफर्टेबल हो जाता है, उसको पता चल गया है कि अच्छा ये सारी चीजें यहाँ पर, वो भी जो भी है वो कंफर्टेबल हो जाता है, है ना, उसके बाद जो ग्रोथ होती है वो आपकी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, एकदम बहुत फास्ट ग्रोथ होती है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फेज होते हैं। तो अब इसके बाद ये एक्सपोनेंशियली ये
बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, इनकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियली होती है ना। तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ में मैंने यही तो बताया कि ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका बढ़ते गए हैं, बढ़ते गए हैं, बढ़ते गए, बट एक पॉइंट के बाद यहाँ पर आपका स्टेशनरी फेज आ जाता है, मतलब कि फर्दर ये नहीं बढ़ सकते हैं, इनकी ग्रोथ नहीं हो सकती है। अब देखो बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, बट वहां पर जो सराउंडिंग में रिसोर्सेज है वो लिमिटेड तो है ना, लिमिटेड है, कहीं ना कहीं खत्म होंगे, कभी ना कभी खत्म होंगे। जब खत्म होंगे तो डेफिनेटली जो उनका ग्रोथ है वो कम हो जाएगा, ठीक है। ग्रोथ क्या हो गया, कम हो गया। जैसे कि मैंने बोला कि वहां पर जितना भी खाना है, जितना भी फूड अवेलेबल है वो उन्होंने सबने कंज्यूम कर लिया, बट अब एक पॉइंट आएगा कि वो खाना खत्म होने की वजह से उनकी ग्रोथ जो है एकदम स्टेशनरी हो जाएगी। पर ये भी तो होगा ना कि कभी ना कभी खाना अच्छे तरीके से खत्म होगा जब उनके पास कुछ भी नहीं है। अब इसके आगे एक और फेज आता है जिसको हम एसिम्प्टोट बोलते हैं, जहां पर जो ग्रोथ हुई है, जो इनका नंबर इंक्रीज हुआ है ना, वहां पर अब वो मरना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर ऐसा डिप आपको दिखाई देता है जिसको हम एसिम्प्टोट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको, एसिम्प्टोट बोला जाता है। तो यहाँ पर एक आया लैग फेज जहां पर ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं हो रही है, दूसरा आता है एक्सपोनेंशियल फेज जहां पर बहुत ही तेजी से ग्रोथ हो रही है, और फिर आता है एक स्टेशनरी फेज जहां पर ग्रोथ एकदम स्टेशनरी हो जाती है ना, बिल्कुल रुक जाती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर एक और आता है जिसको हम एसिम्प्टोट बोलते हैं, जहां पर डिक्लाइन देखने को मिलता है, बिकॉज आपके जो रिसोर्सेज थे वो लिमिटेड थे और वो खत्म हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब यहाँ पर डेथ होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सो आई एम होपिंग आपको ये ग्राफ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये इसका इक्वेशन है, WT इज इक्वल टू W0 ERT। तो यहाँ पर WT क्या है, फाइनल साइज, वेट और हाइट, ये इनिशियल वेट है। E क्या है, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, R इज ग्रोथ रेट एंड T इज टाइम ऑफ ग्रोथ, ठीक है। तो ये आपको अगेन इक्वेशन अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, याद कर लेना है ना, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आया तो वहां पर आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सबसे पहले ज्योमेट्रिक ग्रोथ क्या होता है, फिर आपको एक्सप्लेन करना है कि ये ग्राफ क्या बता रहा है ना, किस टाइप का ग्राफ देखने को मिलता है, एग्जाम्पल याद करना है, और साथ ही साथ ये जो आपको इक्वेशन दी गई है ज्योमेट्रिक ग्रोथ की, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया सारी चीजें, चलिए बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, और दूसरा टॉपिक है अपना ग्रोथ रेट। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है और दूसरा रिलेटिव ग्रोथ रेट है, ठीक है। क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट की। तो यहाँ पर ग्रोथ पर यूनिट टाइम है ना, टाइम लिया गया है कि इतने टाइम में कितनी ग्रोथ हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट बोलते हैं। वहीं पे अगर आप रिलेटिव ग्रोथ रेट की बात करोगे तो यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया हुआ है, दैट इज ग्रोथ पर यूनिट टाइम अपॉन में इनिशियल ग्रोथ कितनी थी, ठीक है, इनिशियल ग्रोथ कितनी थी इनटू में 100। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, रिलेटिव ग्रोथ रेट निकाल सकते हो। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट में कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, बट यहाँ पर रिलेटिव ग्रोथ में आपको कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, अभी इसको है ना एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास ना लीफ दिया हुआ है, आपकी NCERT का ही डायग्राम है। यहाँ पर अगर आप लीफ A देखोगे और लीफ B देखोगे, अगर आपसे बोला जाए कि सबसे पहले आप एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट निकालो, तो आप कैसे निकालोगे। देखो हमारे पास लीफ A है और लीफ B है, ठीक है। ये क्या होता है, लीफ B है, ठीक है। इनिशियल ग्रोथ अगर आप देखोगे तो ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। वहीं पे अगर फाइनल देखोगे तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आप क्या करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल माइनस करोगे तो 10 माइनस 5 आपका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये लीफ A का एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट आया है। वहीं पे लीफ B का अगर आप कैलकुलेट करोगे तो लीफ B में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 50 है ना, यहाँ पर आपका 50 है, और यहाँ पर फाइनल जो है 55 है, 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनल माइनस इनिशियल तो कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या आ जाएगा, दोनों का, लीफ A और लीफ B का 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम बात कर लेते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट की। तो रिलेटिव ग्रोथ रेट की अगर आप बात करोगे तो फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया है कि क्या है, ग्रोथ पर यूनिट टाइम अपॉन में इनिशियल ग्रोथ इनटू में 100, ठीक है। अब देखो, अब लीफ A और लीफ B का निकालना है, ठीक है। तो लीफ A देखो यहाँ पर हमने एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट निकाल लिया है, 5 और 5 दोनों का है। अब हमें रिलेटिव निकालना है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। इनिशियल कितना है, इनिशियल अगर आप देखोगे, इनिशियल यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 50 है, तो आप लगा दो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 50 इनटू में 100। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 100% लीफ A
का 100% रिलेटिव ग्रोथ रेट आया है, वहीं पे लीफ बी का 10% आया है, ठीक है, यहाँ पर 10% आया है। बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लीफ बी का जो आप देख रहे हो ग्रोथ वो काफी ज्यादा दिख रहा है। बट यहाँ पर ऐसी वाली बात है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाती हूँ। एक एवरेज बच्चा है और एक टॉपर बच्चा है, ठीक है। अब एवरेज बच्चे ने जो पहले टेस्ट दिया था उसमें उसके सिर्फ 200 नंबर आए थे, ठीक है। अब और जो आपका टॉपर बच्चा था उसने टेस्ट दिया, पहले बार टेस्ट दिया तो उसके 500 नंबर आए, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, 500 नंबर आ गए। अब एवरेज बच्चे ने दोबारा से सेकंड टेस्ट दिया तो उसमें जो उसका स्कोर आया वो 400 आया। बट जो टॉपर बच्चा था उसने जब दोबारा टेस्ट दिया तो उसका कितना स्कोर बढ़ा, उसका 530 स्कोर आया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो ग्रोथ किसकी ज्यादा हुई, जैसे मैंने बोला था कि जो रिलेटिव ग्रोथ रेट है यहाँ पर हमारा कंपैरिजन होता है, तो यहाँ पर अगर आप इन दोनों के बीच में कंपेयर करोगे तो किसकी ज्यादा ग्रोथ हुआ, माना कि वो टॉपर है उसके अभी भी 500 नंबर है उसके ज्यादा है, बट अगर आप इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ देखोगे तो जो एवरेज स्टूडेंट है उसने ज्यादा ग्रोथ किया है, क्योंकि उसका नंबर देखो, डिफरेंस देखो कितना ज्यादा है ना। उसके पहले 200 नंबर थे, अभी 400 है। बट यहाँ पर टॉपर का अगर आप देखोगे तो पहले 500 थे, अब 530 नंबर ही बढ़े हैं, इतना ही डिफरेंस आया है। तो कहीं ना कहीं जो आपका लीफ ए है ना, जैसे आपने देखा लीफ ए का 100% है और लीफ बी का 10% है, तो यही रीजन है, समझ गए है ना। अब आई थिंक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो एक बार मैं फिर से आपके लिए समराइज कर देती हूँ। यहाँ पर हमने पढ़ा क्या है, ग्रोथ रेट हमारी दो टाइप की होती है, एक एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट होती है, एक रिलेटिव ग्रोथ रेट होती है। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट का मतलब है कि इतने टाइम में कितनी ग्रोथ हुई है ना, ग्रोथ पर यूनिट टाइम। वहीं पे अगर मैं रिलेटिव ग्रोथ रेट की बात करती हूँ तो यहाँ पर आप कैसे इसको कैलकुलेट करोगे, पहले तो आपके पास आ जाएगा ग्रोथ पर यूनिट टाइम जो आपकी एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है, और दूसरा इनिशियल ग्रोथ और इनटू में 100 आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, इस अकॉर्डिंग आप इसको निकाल सकते हो। तो यही एग्जांपल दिया हुआ है, इसकी हेल्प से आप समझ सकते हो कि एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या है और रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या है, ठीक है, क्लियर हो गया। सो आई एम होपिंग ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, और हमारा दूसरा टॉपिक है डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, ठीक है। देखो ग्रोथ का मतलब हमने समझ लिया है कि ग्रोथ क्या है ना, इट इज़ अ फंडामेंटल फीचर जिसमें हमारा दो टाइप का ग्रोथ होता है, इंटरनल ग्रोथ एंड एक्सटर्नल ग्रोथ। डेवलपमेंट का क्या मतलब है, डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन दोनों हो रहे हों, तभी डेवलपमेंट हो सकता है, अदरवाइज डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला ग्रोथ भी होनी चाहिए, साथ ही साथ डिफरेंशिएशन भी होनी चाहिए, दोनों मिलकर क्या करवा रहे हैं, डेवलपमेंट करवा रहे हैं। अगर ये दोनों चीज ऐसे नहीं होंगी तो यहाँ पर आपका ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं हो रहा होगा। तो इसी वजह से लिखा हुआ है कि इट इज द सम टोटल ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो अगर सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहो, कि आपका डेवलपमेंट डेवलपमेंट इज इक्वल्स टू आपका ग्रोथ आ जाएगा प्लस डिफरेंशिएशन, ठीक है। ग्रोथ भी हो रही है और डिफरेंशिएशन भी हो रहा है, तभी आपका डेवलपमेंट होगा, अदरवाइज डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात, चलिए बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंटल स्टेजेस इन प्लांट। ये हम प्लांट के डेवलपमेंटल स्टेजेस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो आपका स्टेज आता है दैट इज सीड जर्मिनेशन। यहाँ पर आपका सीड है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, जर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, जर्मिनेट हो रहा है। सबसे पहला आया सीड जर्मिनेशन, उसके बाद आपका सीडलिंग फॉर्मेशन आएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे छोटू सा ऐसा शूट का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, तो ये आपका सीडलिंग बना है। नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट यहाँ पर जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज आया है। मतलब यहाँ पर अभी बहुत छोटू सा ही, अभी बहुत मतलब छोटा छोटा आपने देखा होगा है ना, बिल्कुल छोटा सा, तो ये आपका जुवेनाइल और वेजिटेटिव स्टेज कहलाता है। फिर उसके बाद आपका मैच्योर प्लांट बनता है, ठीक है, तो ये वाला आपका मैच्योरेशन स्टेज आ गया। फिर फिफ्थ आता है आपका फ्लावरिंग। अब उस प्लांट में फ्लावरिंग भी होगा, रिप्रोडक्टिव फेज आ गया है यहाँ पर, ठीक है, मैच्योर हो गया, रिप्रोडक्टिव फेज आ गया है ना। फ्लावरिंग के बाद सीड्स बनेंगे है ना, तो यहाँ पर आपको सीड और फ्रूट देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद लास्ट में जो आपका आखिरी होगा, जो आखिरी डेवलपमेंटल स्टेज होगा वो क्या कहलाएगा, सेनेसेंस कहलाएगा, एजिंग है ना। तो एजिंग तो होगी ही, चाहे आप प्लांट्स की बात कर लो चाहे ह्यूमंस की बात कर लो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से तो 7 डेवलपमेंटल स्टेजेस है, और जो प्लांट है वो इन्हीं 7 डेवलपमेंटल स्टेजेस से गुजरता है,
अगेन यहाँ पर आपका ग्रोथ भी हो रहा है और डिफरेंशिएशन भी हो रहा है, तभी डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, ग्रोथ हो रहा होगा, सेल डिवाइड कर रहा होगा, है ना, सेल का साइज इंक्रीज हो रहा होगा, जो भी सारी चीजें वो हो रही होंगी, और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी सेल्स हैं जिन्होंने अपनी कैपेसिटी को लूज कर दिया होगा, वो डिफरेंशिएट हो गए होंगे, उनको एक पर्टिकुलर फंक्शन मिल गया होगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये आपके 7 डेवलपमेंटल स्टेजेस है प्लांट में। पहला आपका सीड जर्मिनेशन है, दूसरा सीडलिंग फॉर्मेशन है, तीसरा आपका जुवेनाइल और वेजिटेटिव स्टेज है, नेक्स्ट इज मैच्योरेशन, फ्लावरिंग, सीड एंड लास्ट में एजिंग, सेनेसेंस। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, अच्छा, ये जो डेवलपमेंट स्टेज की मैं बात कर रही थी, है ना, डेवलपमेंटल स्टेज की बात कर रही थी, यहां पर ये जरूरी नहीं है कि इसी सीक्वेंस को ही फॉलो करें, मतलब जैसे पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, मतलब कुछ तो है ही कि ऐसा ही होगा, बट कुछ कुछ स्टेजेस में ऐसा भी होता है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, यहाँ पर फ्लावरिंग हो रही है, ठीक है, फ्लावर्स होंगे, उसके बाद सीड बनेगा, सीड बनने के बाद फिर से फ्लावरिंग होगी, फिर सीड बनेगा। तो जरूरी नहीं है कि ये जो आपका डेवलपमेंट का प्रोसेस है ये एक स्ट्रेट पाथवे है, ये जिगजैग पाथवे भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि ये सीधा ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पर 5th और 6th में अगर आप देखोगे, पहले फ्लावरिंग होगी, सीड बनेगा, फिर फ्लावरिंग होगी, फिर सीड बनेगा, तो ये स्ट्रेट पाथवे नहीं है। डेवलपमेंट जो है वो आपका स्ट्रेट पाथवे नहीं होता है। जैसे कि इसको अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि आपको पता है आपका एंड गोल क्या है ना, आपको क्या करना है अपनी लाइफ में, आपने अपने लिए सोच लिया है कि मुझे बहुत अच्छा पैसा कमाना है, मुझे बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छा सक्सेसफुल इंसान बनना है, बहुत अच्छे पैसे कमाने, ये सारी चीजें, मेरे को बहुत नाम कमाना है, ये आपका एंड गोल है। बट जरूरी नहीं है कि आपका जो पाथ है वो एकदम स्ट्रेट पाथ होगा, वो जिगजैग भी हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि चलो ठीक है, मैं डॉक्टर बनके एक सक्सेसफुल इंसान बनूंगा, आप डॉक्टर बने, बट उसके बाद थोड़े टाइम बाद आपको लगा यार ये तो मैं बनना ही नहीं चाहता था, तो आपने कुछ और काम शुरू कर दिया, उससे फिर आप इस एंड गोल पे आए हो, है ना। तो इसका यही मतलब है, बेसिकली मैं बताने की यही कोशिश कर रही हूँ कि जो डेवलपमेंट होता है वो कभी भी एक स्ट्रेट पाथवे नहीं होता है। और इसी पे बेस्ड है आपका नेक्स्ट टॉपिक, जहां पर हम 3 टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं। डिफरेंशिएशन तो आपको आइडिया है क्या होता है, डी डिफरेंशिएशन क्या होता है, और री डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है ये एक स्ट्रेट पाथवे नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या है, वहां पर डिवाइड कर रहे हैं, है ना, वो डिवाइडिंग सेल्स है। बट कभी कभी क्या होता है कि जो सेल मैच्योर भी हो जाते हैं वो भी आपके डिवाइडिंग सेल्स बन सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि एक बार वो मैच्योर हो गए तो दोबारा से डिवाइडिंग सेल्स नहीं बन सकते हैं। अभी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, फिर रीडिफरेंशिएशन क्या होता है, और डी डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो इसके लिए आपको सुनना पड़ेगा एक कहानी। ठीक है, पहले कहानी सुनो, उसके बाद मैं आपको ये पूरा समझा दूंगी, प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में आपको समझा दूंगी। ठीक है, देखो कहानी को अगर समझ गए तो ये सारी चीजें बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, हम ले लेते हैं एक बच्चा, और आर्यन नाम का एक लड़का है ना, और आर्यन नाम का लड़का है, और उसने बोला कि यार अभी ना मैं सिर्फ पढ़ना चाहता हूँ, मैं किसी और चीज पे फोकस नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो जो 1st क्लास से लेकर 10th क्लास तक वो क्या करेगा, पढ़ाई करेगा, है ना, पढ़ाई ही करता रहेगा, करता रहेगा, और उसके पास कोई भी एडिशनल काम नहीं है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही वो 11th क्लास में आएगा, अब उसको एक स्ट्रीम चूज करनी पड़ेगी। अब कहीं ना कहीं वो स्ट्रीम जो है वो उसका डिसाइडिंग फैक्टर होगा, पूरा नहीं बट हाँ कहीं ना कहीं वो जो स्ट्रीम चूज करने वाला है वो उसका डिसाइडिंग फैक्टर होगा। जैसे कि अगर वो पीसीबी लेता है ना, तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, बायो के डायरेक्शन में जाएगा, या फिर फिजिक्स से रिलेटेड कुछ कर सकता है, साइंस से रिलेटेड कुछ भी कर सकता है, पीसीबी हो गया तो डॉक्टर बन सकता है, पैरामेडिकल कोर्सेज में जा सकता है, ये सारी चीजें। तो उसको अब एक डिसीजन लेना पड़ेगा 11th में आके कि उसको कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है। तो जो भी आर्यन था उसने बोला मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसने पीसीबी ले लिया 11th क्लास में, 11th और 12th उसने पार कर ली है। अब उसको जैसे उसने डिसाइड किया था उसको डॉक्टर बनना है, तो वो एमबीबीएस में एडमिशन ले लेगा, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देगा और एडमिशन ले लेगा एमबीबीएस में। अब उसने एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, और वहां पर उसने पढ़ाई करी है ना, वहां पर पढ़ाई करते करते उसने अपनी एमबीबीएस भी खत्म कर ली है। ठीक है, अब वो बन गया है मैच्योर, है ना। मैच्योर बनने के बाद मतलब अब उसका कहीं ना कहीं एक
औधा है ना, डॉक्टर बन चुका है, उसने क्या कहते हैं पढ़ाई कर ली है अपनी पूरी, डॉक्टर बन गया है, तो उसका कोई ना कोई एक औधा है, एक फंक्शन है ना। जैसे समाज में बोलते हैं ना कि समाज में इसका कोई ना कोई एक जगह है कि भाई डॉक्टर है, हमारा लड़का डॉक्टर है। और दूसरा उसका एक काम जो है वो बढ़ चुका है, डिफरेंशिएट हो चुका है कि भाई देखो तुम्हारा यही काम है, तुम्हारा काम है कि लोगों को हील करना, ठीक है, वो सारी चीजें वो कर रहा था। बट अचानक से जो आर्यन था उसके दिमाग में आया कि यार ठीक है मैं डॉक्टर तो बन गया हूं, बट मैं तो ये कभी बनना ही नहीं चाहता था। बाद में जब उसको काम करते करते सारी चीजें रियलाइज हुई तो उसने ये चीज सोची कि यार मैं तो कभी डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता था और मुझे तो मजा नहीं आ रहा है इस चीज में, मुझे खुशी नहीं मिल रही है। मतलब सब कुछ चीजें ठीक है, मेरा एक नाम है, मेरा एक पोजीशन है सोसाइटी में, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, बट स्टिल मैं तो अंदर से खुशी नहीं हूँ, मैं तो कुछ और करना चाहता था, मैं तो एक्टर बनना चाहता था। ये डॉक्टर तो मैं अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आकर बन गया हूँ। ठीक है, आई बात समझ में मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब उसने क्या डिसाइड किया कि ठीक है अब वो एक्टर बनेगा, है ना। 40 साल की उम्र में उसने डिसाइड किया कि वो अब एक्टर बनेगा। अब एक्टर बनने के लिए उसको दोबारा से एक एक्टिंग स्कूल में जाना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा से उसको एक्टिंग स्कूल में जाना पड़ेगा जहां पर वो एक्टिंग करने वाला है, मतलब एक्टिंग सीखेगा। एक्टिंग सीखने के बाद दोबारा से फिर वो मैच्योर होगा, है ना। मतलब जहां पर पहले वो डॉक्टर बन के आया था अब वहां पर वो एक्टर बन के आएगा, और लास्ट में तो आपका डेथ है ही। अब इस डायग्राम पे आ जाओ, ठीक है। अब मैंने ये जो स्टोरी सुनाई है मुझे पता है आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत सारे बच्चे इससे रिलेट भी कर पा रहे होंगे, बट अब इधर आ जाओ, इस डायग्राम पे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पर हमारा आर्यन है, पहले मैं उस स्टोरी की हेल्प से समझाऊंगी, उसके बाद हम एक बार इसको भी समझ लेंगे। हमारा आर्यन है जिसने सोचा है कि भाई अभी तो सिर्फ मेरे को पढ़ाई करनी है ना, तो वो पढ़ाई करे जा रहा है, पढ़ाई करे जा रहा है, तो यहाँ पर पढ़ाई हो रही है उसकी, है ना। ये पूरा सर्कल पढ़ाई का ही चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। फिर उसके बाद जाकर वो डिसाइड कर लेगा कि भाई उसको डॉक्टर बनना है। एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन किया, वहां पर एडमिशन लिया, वहां पर पढ़ाई करी और मैच्योर हो गया। मैच्योर होने के बाद उसने डिसाइड किया कि मुझे एक्टिंग करनी है, तो वो एक्टिंग स्कूल में पहुंच गया दोबारा से, बैक टू स्क्वायर वन, ठीक है। एक्टिंग स्कूल में पहुंचा और वहां पर उसने एक्टिंग सीखी, और एक्टिंग सीखने के बाद वो दोबारा से इसी स्टेज पर आ गया है। बट यहां पर अब वो एक्टर बन के आया है, ना कि डॉक्टर बन के, ठीक है। अब चाहे आप एक्टर बनो चाहे डॉक्टर बनो, आपकी मौत तो निश्चिंत है, मौत तो है ही फाइनल, ठीक है। मतलब वो तो होगी ही होगी, ये होता है ना निश्चिंत, निश्चित है, सॉरी निश्चिंत नहीं, निश्चित है, निश्चित है, ठीक है। तो मौत तो होगी ही होगी, चाहे आप एक्टर बन रहे हो चाहे वो डॉक्टर बन रहे हो, ठीक है। आ जाओ, अब यहाँ पर हम प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल है, मेरिस्टेमेटिक सेल में प्लाज्मेटिक ग्रोथ मतलब साइटोप्लाज्म ग्रोथ हो रही होगी, मतलब वो उसका साइज इंक्रीज हो रहा होगा। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे ओवरलैपिंग एरोज बना रखे हैं। ओवरलैपिंग एरोज का क्या मतलब है, जब प्लाज्मेटिक ग्रोथ हो रही है, जब आपका साइटोप्लाज्म ग्रो कर रहा है सेल में, तो उस टाइम पर एक्सपेंशन एलोंगेशन भी तो हो रहा होगा, है ना। एक्सपेंशन और एलोंगेशन भी हो रहा होगा, इसी वजह से यहाँ पर ऐसे ओवरलैपिंग एरोज दिखा रखी है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे कि मैंने बोला कि अब वो डिवाइडिंग ही रहना चाहता है, तो अभी वो इसी में घूम रहा है, ठीक है, इसी में घूम रहा है, ऐसे ही वो डिवाइड करता जा रहा है। अब उससे बोला कि भाई डिवाइड करते करते बहुत टाइम हो गया, एक काम करते हैं, थोड़ा काम वाम करते हैं, पैसा वैसा कमाते हैं। तो अब उसने डिसाइड किया कि वो डिफरेंशिएट हो जाएगा, ठीक है। उसको एक पर्टिकुलर काम मिल गया है, तो वो डिफरेंशिएट हो गया। अब यहाँ पर भी ओवरलैपिंग है, जब वो डिफरेंशिएट हो रहा था तो मैच्योर भी तो होगा, डिफरेंशिएट होगा तो मैच्योर भी होगा। तो यहाँ पर आपके पास मैच्योर सेल आ गया है, मैच्योर सेल आ गया है। अगेन यहाँ पर जो मैच्योर सेल आया, अब इसके अंदर ये कैपेसिटी है कि दोबारा से डिवाइडिंग सेल बन सकता है। तो जो आपका मैच्योर सेल है, जो यहाँ पर मैच्योर हो गया था, वैसे देखने पे लगता है कि यार ये डिवाइड नहीं कर सकता है, बट ये अपनी एबिलिटी को अगेन रीगेन कर सकता है और दोबारा से डिवाइडिंग सेल बन सकता है। और यहाँ से दोबारा से ये इधर आएगा, मैच्योर सेल बनेगा, ठीक है। क्या बना, मैच्योर सेल बना, और लास्ट में क्या होगा, डेथ होगा, सेनेसेंस, एजिंग और डेथ। तो यहां से मैच्योर सेल से अगेन ये जो डिवाइडिंग सेल बना, देखो डिफरेंशिएशन तो आपको पता है ना, डिफरेंशिएशन आपको पता है, उसको एक पर्टिकुलर काम मिल गया, उसने अपनी एबिलिटी को लूज कर दिया डिवाइड करने की, ठीक है। तो यहां से मैच्योर सेल से जो दोबारा से वो डिवाइडिंग बना, इसको हम डी डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और डिवाइडिंग से दोबारा से जो मैच्योर सेल बना, इसको हम क्या बोलेंगे, रीडिफरेंशिएशन बोलेंगे। सो आई एम होपिंग आपको ये चीज समझ में आ रही होगी,
ठीक है, वो कहानी से रिलेट कर लो बस इसको, बाकी सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अब क्या करना है आपको, जो बुक में डेफिनेशन, अगर आपके सब्जेक्टिव एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो बुक में जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसको याद कर लेना, है ना, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा डिफाइन दिस, तो आपको पता होना चाहिए। देखो समझ में आ जाएगा तो डेफिनेशन भी याद हो जाएगी, बट हाँ सब्जेक्टिव एग्जाम में तो डेफिनेटली आपको प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, तो कुछ कुछ चीजें याद भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बुक में से इन तीनों की डेफिनेशन को याद कर लेना। बट आई एम होपिंग आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि मैं समझाना क्या चाह रही थी, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन क्या होता है। क्लियर हो गई ये चीज। अगेन यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में सेम यही डायग्राम दिया हुआ है जो मैंने आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीजें हैं, प्लाज्मेटिक ग्रोथ हो रही है, फिर उसके बाद यहाँ पर एक्सपेंशन भी हो रहा है। अगेन यहाँ पर जो सेल है वो डिवाइड करे जा रहा है, क्योंकि वो अभी डिवाइड ही करना चाहता है। उसके बाद वो डिफरेंशिएट हो जाएगा, मेच्योर होगा, मेच्योर सेल बनेगा, है ना। मेच्योर सेल बनने के बाद लास्ट में उसकी डेथ हो जाएगी, बट यहाँ पर मेच्योर सेल बनने के बाद वो दोबारा से डिवाइड कर सकता है, जिसको हम डी डिफरेंशिएशन बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, डी डिफरेंशिएशन बोलेंगे। और यहाँ से दोबारा से वो मेच्योर सेल बना, उसको हम री डिफरेंशिएशन बोलेंगे, ठीक है। क्लियर हो गई ये चीज। सो आई एम होपिंग बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक है हमारा प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का क्या मतलब होता है कि किसी भी स्ट्रक्चर में चेंज आना बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी स्ट्रक्चर में चेंज आना, मतलब देखो अब यही होता है ना कि एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अडेप्ट करते हो, है ना। तो ऐसे प्लांट्स भी हैं जो ऐसे एनवायरमेंट में रहते हैं, तो उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको अडेप्ट करना पड़ता है। जैसे कि अगर कोई भी प्लांट्स जो हैं वो स्नो में रहेंगे, है ना, तो उनके लीव्स उसी की तरह मॉडिफाइड हो जाते हैं, या फिर अगर जीरोफिटिक कंडीशंस में रह रहे हैं तो वहां पर उसके अकॉर्डिंग वो प्लांट अडेप्ट करते हैं अपने आप को। मतलब उसमें अडेप्टेशन आपको देखने को मिलेगी कि संकन स्टोमेटा होगा, क्यूटिकल थिक होगा, है ना, और वाटर लॉस ज़्यादा ना हो, तो वहाँ पर वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए अच्छी खासी जो रूट्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा वेल डेवलप्ड होते हैं। तो ये सारे अडेप्टेशन है। ऐसे ही प्लास्टिसिटी है ड्यू टू डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। जो आपका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है उसको हम प्लास्टिसिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर हेटेरोफाइली दिया हुआ है। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, फाइली मतलब लीव्स, डिफरेंट लीव्स। अब यहाँ पर जैसे मैंने बोला डेवलपमेंट और आपका एनवायरमेंट, तो डेवलपमेंट हेटेरोफिली आ जाएगा और आपका एनवायरमेंट हेटेरोफिली आ जाएगा। डेवलपमेंट हेटेरोफिली में यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है जुवेनाइल एंड मैच्योर कोरिएंडर लीफ का, ठीक है। यहाँ पर जुवेनाइल एंड मैच्योर लीव्स आर डिफरेंट। जैसे कि आपने जो धनिया देखा होगा, जो मैच्योर धनिया होगा वो अलग होता है, और जो एकदम आपका जुवेनाइल होगा ना वो धनिया अलग होता है, उनमें लीव्स में स्ट्रक्चर अलग होता है, ठीक है। तो वही क्या है आपका एग्जांपल दिया हुआ डेवलपमेंट हेटेरोफाइली का। एग्जांपल इज कोरिएंडर एंड लार्कस्पुर। दूसरा एनवायरमेंट हेटेरोफिली में टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिका। एग्जांपल बटरकप का दिया हुआ है। जैसे कि अगर मैं आपको इमेज दिखाऊं तो देखो यहाँ पर होता क्या है, जो आपका बटरकप है वो आपके जो भी आप ले लो पॉन्ड के साइड में जहां पर उग रहा होता है, तो कुछ पार्ट जो है उसका पानी के अंदर होता है, कुछ जो है बाहर होता है, ठीक है। जो पानी के अंदर होता है उसमें इस तरीके की आपको मॉडिफिकेशंस या फिर अडेप्टेशंस देखने को मिलती है। यहाँ पर जो लीफ है ऐसे नीडल जैसी है, और वहीं पे टेरेस्ट्रियल में देखोगे तो इस तरीके की आपको दिखाई देती है। यहाँ पर जितनी भी एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है वो किसके थ्रू होती है, डिफ्यूजन के थ्रू होती है, क्योंकि इतने नीडल जैसी लीफ है तो स्टोमेटा कहाँ रखोगे आप, ठीक है। बट यहाँ पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये अडेप्टेशन आपको देखने को मिलता है, ये बटरकप का दिया हुआ है, ठीक है। जो पानी में है उसमें इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर में डिफरेंस दिखाई देगा, और जो आपका टेरेस्ट्रियल में है मतलब लैंड पे है, ऊपर है, वो आप में उसमें आपको इस तरीके का अडेप्टेशन दिखाई देगा। तो ये आपका प्लास्टिसिटी होता है ना, कि स्ट्रक्चर ही अलग हो गया बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट एंड आपका एनवायरमेंट, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए, और इसी के साथ हमारा जो पहला हाफ है इस चैप्टर का वो समाप्त होता है। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे हाफ पे, जिसमें हम लोग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास 5 हॉर्मोन्स है ना, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं। कौन कौन से हैं, ऑक्सिन, जिबरलिन, ABA दैट इज एब्सिसिक एसिड, इथिलीन एंड साइटोकाइनिन, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है। सबसे पहले हम लोग इसके डिस्कवरी की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, डिस्कवरी की बात करेंगे। तो ऑक्सिन में जो डिस्कवरी का श्रेय जिस साइंटिस्ट को जाता है उनका नाम है FW वेंट, ठीक है। क्या नाम है, FW वेंट नाम है। दूसरा जिबरलिन्स में आ जाते हैं याबूटा एंड सुमिकी, ठीक है। इसकी डिस्कवरी का श्रेय जाता है। तीसरे पे आ जाते हैं साइटोकाइनिन।
साइटोकाइनिन की डिस्कवरी का श्रेय जाता है स्कूग एंड मिलर को। फिर आ जाते हैं आपके एब्सिसिक एसिड। यहाँ पर किसी को भी इसकी डिस्कवरी का श्रेय नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? इसका बहुत ही अच्छा रीजन ये दिया हुआ है कि जो 3 अलग अलग रिसर्च जो है कंडक्ट की गई थी और उसमें इनको जो मिला था, है ना, वो 3 अलग अलग इनहिबिटर मिला था, बट बाद में जब इनको पता चला कि ये एक ही है तो इसी वजह से इनको इसकी डिस्कवरी का किसी को भी श्रेय नहीं जाता है। फिर आ जाता है इथिलीन। एच कजन्स को इसकी डिस्कवरी का श्रेय जाता है। ठीक है, तो ये हमारे 5 प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हो गए और इनकी डिस्कवरी किसने की थी उसके बारे में हो गया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम आपने बोला कि FW वेंट ने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी, फिर आपने यहाँ पर चार्ल्स एंड फ्रांसिस डार्विन क्यों लिखा हुआ है? बेटा जो आपके FW वेंट थे उन्होंने डिस्कवरी और उन्होंने आइसोलेशन किया था, बट जो आपके चार्ल्स एंड फ्रांसिस डार्विन थे इन्होंने फोटोट्रॉफिज्म इफेक्ट को देखा था। अगेन वही चीज थी, बट यहाँ पर पर्टिकुलरली ऑक्सीजन के बारे में बात नहीं किया था, बट इन्होंने उसको आइसोलेट किया था, है ना, उसके बारे में बात हुई थी, उसकी डिस्कवरी हुई थी, उसका आइसोलेशन हुआ था। यहाँ पर बस ऑक्सीजन की बात नहीं करी थी, बट चीजें सेम थी। यहाँ पर चार्ल्स एंड फ्रांसिस डार्विन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर इन्होंने क्या देखा था कि जो आपका कैनरी ग्रास है ना, उसका जो शूट है वो किसकी तरफ बेंड कर रहा था? लाइट की तरफ बेंड कर रहा था। ठीक है, जिसको हम फोटोट्रॉफिज्म इफेक्ट बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? फोटोट्रॉफिज्म इफेक्ट बोलते हैं। अब वो किसकी वजह से हो रहा था? वो चीज बेंडिंग किसकी वजह से हो रही थी? यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करी गई थी, इसी वजह से इनको नहीं दिया जाता है डिस्कवरी का श्रेय। ठीक है, यहाँ पर आइसोलेशन एंड डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन आपके FW वेंट को दिया जाता है और कहां से किया गया था? एवेना से, जो आपके ओट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली किया क्या था? यहाँ पर इन्होंने चलो इसको मैं बाद में बताती हूँ, जब मैं आपको एवेना कर्वेचर टेस्ट बताऊंगी वहां पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर किससे आइसोलेट किया था? एवेना, जो आपके ओट्स है। ऑलराइट, फिर हम आ जाते हैं अपने एब्सिसिक एसिड पे। तो जैसे मैंने बताया था कि मिड 1960 में एब्सिसिक एसिड को डिस्कवर किया था। 3 इंडिपेंडेंट रिसर्च जो है कंडक्ट किए थे, बट 3 डिफरेंट काइंड ऑफ इनहिबिटर्स उनको मिले थे। देखो 3 अलग अलग रिसर्च थे, है ना, उसी टाइम पर ही हो रहा था, बट यहाँ पर 3 अलग अलग इनहिबिटर्स, उनको लग रहा था कि ये अलग अलग है और नाम भी उन्होंने अलग अलग रखा था, जैसे कि इनहिबिटर बी, एब्सिशन 2, डॉर्मिन, ये तीनों अलग अलग नाम रखा था। बट अगेन यहाँ पर जब बाद में पता चला तो यहाँ पर उनको ये रियलाइज हुआ कि ये एक ही है ना, एक ही है जो है आपका ABA, दैट इज एब्सिसिक एसिड। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। नेक्स्ट आ जाता है गिबरेलिन्स पे। तो गिबरेलिन्स इसको आइसोलेट किया था फ्रॉम अ फंगस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गिबरेला फ्यूजिकुराई, है ना। ये एक डिजीज कॉज करता है जिसको हम बिकाने और फुलिश सीडलिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर जो सीडलिंग है वो ना ऐसे खड़े खड़े मतलब स्टेराइल हो जाता है और गिर जाता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? जो सीडलिंग है, फुलिश सीडलिंग जो नाम दिया हुआ है, यहाँ पर जो सीडलिंग है वो खड़े खड़े स्टेराइल हो जाता है और गिर जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग बेकाने और फुलिश सीडलिंग बोलते हैं। ठीक है, कहाँ से आइसोलेट किया था? फंगस जिब्रेला फ्यूजिकुराई से आइसोलेट किया था। फिर आ जाते हैं हम लोग साइटोकाइनिन्स पे। साइटोकाइनिन C से मतलब सेल डिविजन, इसका काम ही क्या होगा? सेल डिविजन होगा। अब यहाँ पर हो क्या रहा था? देखो साइंटिस्ट ना एक न्यूट्रिएंट मीडियम बना रहे थे, प्रिपेयर कर रहे थे। अब न्यूट्रिएंट मीडियम क्या होता है? बेसिकली कि टिश्यू कल्चर में न्यूट्रिएंट मीडियम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो किसी भी प्लांट को अगर आपको ग्रो करवाना है तो उसके लिए हमें न्यूट्रिएंट मीडियम की जरूरत पड़ती है, तो वो उसको वो बना रहे थे। ठीक है, अब हुआ क्या? इनके पास लैब में ना हैरिंग फिश, सिंपल से छोटू से ऐसे स्मॉल सिल्वर कलर की फिश होती है। इन्होंने क्या किया? उस हैरिंग फिश का इनके पास DNA था, उसको DNA को लिया, है ना, और उसको क्या कहते हैं, उसको उस DNA को उन्होंने आइसोलेट कर लिया और फिर उसके बाद इन्होंने इसी न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल दिया। ठीक है, ऑटोक्लेव करने के बाद। ऑटोक्लेव करने के बाद मतलब कोई भी ऑटोक्लेव का मतलब ही यही होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री रहे। फिर उन्होंने उसको इस न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल दिया। न्यूट्रिएंट मीडियम में डालने के बाद जब इन्होंने प्लांट को उसमें ग्रो कराया तो इन्होंने देखा कि भाई वो इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है ना, एकदम पागल हो गया है, ग्रो करे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि जो पहला साइटोकाइनिन आइसोलेट किया गया था उसको हम काइनेटिन बोलते हैं और वो नॉन प्लांट से आइसोलेट किया गया था। तो कहाँ से आइसोलेट किया गया था? ये हैरिंग फिश के स्पर्म से आइसोलेट किया गया था, इसी वजह से नॉन प्लांट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार साइटोकाइनिन को कहाँ से आइसोलेट किया गया था, नॉन प्लांट बताना है, तो आप क्या बताओगे? हैरिंग फिश के स्पर्म से। ठीक है, दूसरा
फर्स्ट प्लांट साइटोकाइनिन जो आइसोलेट हुआ था वो कहां से आइसोलेट हुआ था? मेज से, और जिया मेज आपका साइंटिफिक नेम है, ठीक है, जिसको हम जिएटिन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? जिएटिन बोलते हैं। तो ये हो गए आपके थोड़े बहुत इनके बारे में इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बायो एसेज। मैम बायो एसेज क्या होते हैं? बायो एसेज बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, कितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मोन यूज किया गया था, और इतने कॉन्सेंट्रेशन में किस पार्ट ऑफ प्लांट को ये अफेक्ट कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन बढ़ा रही हूँ तो उसके कॉन्सेंट्रेशन के इंक्रीज होने की वजह से कौन से पार्ट ऑफ प्लांट पे ये अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो बायो एसेज समझो कि बेसिकली हम लोग एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट्स डन टू फाइंड आउट व्हाट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मोन कॉज व्हाट अफेक्ट ऑन प्लांट पार्ट, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बायो एसेज हैं, है ना। तो एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। अगेन इसके बारे में इतना ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, जितना जानना है उतना मैं आपको बता दूंगी। देखो यहाँ पर सिर्फ आपको नाम पता होना चाहिए, कौन सा बायो एसिड किसके लिए था, कौन से हार्मोन के लिए था, ठीक है। जैसे कि ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर एवेना कर्वेचर टेस्ट था। अब एवेना कर्वेचर टेस्ट में क्या था कि इनके पास इन्होंने सीडलिंग लिया हुआ था, ठीक है। चलो मैं आपको बताती हूँ कि क्या था। यहाँ पर इन्होंने सीडलिंग लिया, ठीक है, सीडलिंग था इनके पास ऐसा। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसके टिप को कट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने अगार अगार लिया, यहाँ पर इन्होंने इसके टिप को कट कर दिया, ठीक है, कट हो गया। और ये जो टिप था ये यहाँ पर प्लेस कर दिया अगार अगार पे। ये आपका अगार अगार है, अगार अगार, ठीक है, यहाँ पर प्लेस कर दिया। बहुत सारे टिप्स यहाँ पर इन्होंने प्लेस कर दिया है। तो इसमें जो भी न्यूट्रिएंट था वो डिफ्यूज हो जाएगा अगार अगार में। अब इन्होंने इसका छोटू सा पीस लेकर यहाँ पर प्लेस कर दिया, ठीक है, यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब यहाँ पर इन्होंने इसको सनलाइट दिया। देखो जब सनलाइट दिया तो यहाँ पर हुआ क्या, जो ऑक्सीजन था, है ना, वो दूसरे साइड शिफ्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन था वो दूसरे साइड शिफ्ट हो गया। जैसे कि अगर ये ऐसा है, यहां से अगर सनलाइट आ रहा है तो जो ऑक्सीजन था वो ऑपोजिट साइड चला गया, इस साइड। अब यहां पर क्योंकि ऑक्सीजन का काम है सेल डिवीजन करवाना, तो सेल डिवीजन होने लगा, है ना, बहुत ही तेजी से सेल डिवीजन होने लगा, जिसकी वजह से ये आपका ये वाला चीज है, ये बेंडिंग दिखाता है, ठीक है, टुवर्ड्स सनलाइट, टुवर्ड्स लाइट, जिसको हम लोग फोटोट्रॉफिज्म इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉफिज्म इफेक्ट बोलते हैं। तो ये बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट दिखाता है, बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट दिखाता है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, है ना। तो ये था एवेना कर्वेचर टेस्ट। चलिए बहुत ही बढ़िया बात है। अब जिबर्लिन के लिए यहाँ पर ड्वार्फ पी मेज टेस्ट था। ड्वार्फ इसलिए लिया गया क्योंकि जिबर्लिन क्या है, हाइट इंक्रीज करवाता है। अभी आप इसका फंक्शन देखोगे तब आपको पता चलेगा। सिंथेसिस ऑफ अल्फा अमाइलेज एंड प्रोटीएसेस इन जर्मिनेटिंग ग्रेन्स एंड सीरियल्स। अगेन इन बायो एसिड्स के बारे में इतना डिटेल में आपको नहीं जानना है, आपके उसमें नहीं पूछा जाएगा, आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, इसलिए नहीं करवा रही हूँ। साइटोकाइनिन में टोबैको पिथ सेल डिवीजन टेस्ट, क्लोरोफिल प्रेपरेशन रिटेंशन टेस्ट था। एब्सिसिक एसिड में कॉटन एंड बीन एक्सप्लांट टेस्ट था। इनहिबिशन, अच्छा यहाँ पर देखना, यहाँ पर इनहिबिशन ऑफ अल्फा अमाइलेज हो रहा है और यहाँ पर सिंथेसिस ऑफ अल्फा अमाइलेज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जिबर्लिन एंड एब्सिसिक एसिड ये एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं, है ना, दे आर एंटागोनिस्ट टू ईच अदर, है ना। तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। ये सिंथेसिस करवा रहा है तो ये इनहिबिशन करवाता है। इथिलीन में ट्रिपल रिस्पॉन्स टेस्ट आता है, ठीक है। तो ये बायो एसेज है हर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के लिए। चलिए बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कहानी में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्रिकर्सर की। तो प्रिकर्सर्स क्या होते हैं, बहुत बच्चे पूछते हैं प्रिकर्सर्स क्या होते हैं। प्रिकर्सर मतलब कि जो मेच्योर, कोई भी अगर चलो हार्मोन ले लो, तो मेच्योर हार्मोन बनने से पहले का जो पहला स्टेज होता है उसको हम लोग प्रिकर्सर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे केमिकल्स जो आपका हार्मोन फॉर्म करने वाले हैं, हार्मोन बनाने वाले हैं, उनको हम लोग प्रिकर्सर्स बोलते हैं, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हो, रॉ मटेरियल, है ना, रॉ मटेरियल भी नहीं बोल सकते हो। प्रिकर्सर मतलब बेसिकली उससे एक स्टेप पहले वाला, है ना, जो आपके केमिकल्स हार्मोन को बनाएंगे, प्रिकर्सर्स बोले जाते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन, जिबर्लिन, आपका साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथिलीन हो गया। अब इसके कौन कौन से प्रिकर्सर्स हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन देखोगे तो इसका ट्रिप्टोफैन है, ट्रिप्टोफैन। जिबर्लिन में एसिटल को ए है,
साइटोकाइनिन में मॉडिफाइड प्यूरिन, प्यूरिन आपका वही आ जाएगा। एब्सिसिक एसिड में वाइलाजेंटिन है ना, वाइलाजेंटिन, फिर उसका आ जाएगा मिथ्योनिन। ये आपका अमाइनो एसिड है, एक बार मैं लिख देती हूँ इसको। ये है अमाइनो एसिड, मिथ्योनिन अमाइनो एसिड है, ये वाइलाजेंटिन पिगमेंट है, ठीक है। तो ये प्रिकर्सर है ऐसे केमिकल्स जो इस हार्मोन को बनाने वाले हैं। फिर इसके बाद आ जाएगा ट्रिप्टोफैन, भी अमाइनो एसिड है, ठीक है। क्लियर हो गया, राइट। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम आते हैं थोड़ा सा और कहानी में आगे, और नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टाइप्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कौन कौन से टाइप्स हैं, मतलब ऑक्सिन के टाइप्स, फिर जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथिलीन का। तो ऑक्सिन में यहाँ पर IAA, IBA ये दोनों नेचुरल है, और ये जो तीनों है ये आपके सिंथेटिक है, ठीक है। तो नेचुरल और सिंथेटिक, IAA इंडोल एसिटिक एसिड, IBA इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, नेचुरल दोनों, और ये वाले तीनों आपके सिंथेटिक है। जिबरेलिन्स पे आ जाओ, GA1, GA2, GA3 अप टू सो ऑन, यहाँ पर 100 तक होते हैं, ठीक है। यहाँ पर 100 तक होते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा GA100, और इसमें से जो GA3 है वो एक्सटेंसिवली यूज्ड है, ठीक है। ये वाला एक्सटेंसिवली यूज्ड है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बात है ना। ये दोनों आपके क्या है, ये आपके नेचुरल है, तो नेचुरल ऑक्सीजन, ठीक है। और ये वाले आपके सिंथेटिक, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बात है ना। काइनेटिन कहां से आइसोलेट किया हुआ था, आपके फिश, हैरिंग फिश से, जियाटिन जियामेज से, एब्सिसिक एसिड ABA और डॉर्मिन आ जाएगा, इथिलीन में इथिलीन और इथोफोन आ जाएगा। अब इसमें से कौन सा गैशियस है, कौन सा एक्वस है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, है ना। जो इथिलीन है और इथोफोन है, इन दोनों में से इथिलीन क्या है, गैशियस है या फिर एक्वस है, या फिर इथोफोन क्या है, गैशियस है या फिर एक्वस है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। सबका आंसर देखूंगी, जो बच्चे सही आंसर करेंगे ना उनके लिए सरप्राइज, मतलब उनके लिए गिफ्ट, ठीक है, उनके लिए गिफ्ट होगा, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है गाइस। अब हम चलते हैं, अब बात करने वाले हैं हम लोग एक एक करके इनके यूजेस एंड फंक्शन की, ठीक है, कि भाई ऑक्सीजन का क्या यूज है, क्या फंक्शन है ना, कहां पर इनका इंपॉर्टेंट रोल है, ये सारी चीजें हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे। चलिए, ओके, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन की। यहां पर इनका क्या फंक्शन होता है। सबसे पहले ऑक्सीजन जो है इसको हम लोग टिश्यू कल्चर में रूटिंग हार्मोन भी बोलते हैं। रूटिंग हार्मोन का क्या मतलब होता है कि ये रूट इनिशिएशन करवाता है, ठीक है। इसी वजह से इसको क्या बोल रहे हैं, रूटिंग हार्मोन बोल रहे हैं, है ना। तो रूट इनिशिएशन करवाता है इन स्टेम कटिंग। आपने देखा होगा रोज को आप स्टेम से काटते हो और फिर उसको लगाते हो, ठीक है। तो अगर रोज को कट करके आप उसको ऑक्सीजन में डिप करके लगाओगे तो कहीं ना कहीं ये आपका रूट इनिशिएशन जल्दी करवा देगा, ठीक है। इसी वजह से इसको रूटिंग हार्मोन भी बोला जाता है। तो पहला फंक्शन क्या आ जाएगा, पहला फंक्शन आ जाएगा रूट इनिशिएशन। देखो हम लोग नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका फंक्शन आ जाएगा रूट इनिशिएशन में। दूसरा आता है प्रिवेंट लॉजिंग। लॉजिंग का क्या मतलब होता है कि जो आपका प्लांट है वो अपने मेन एक्सिस से डिस्प्लेस हो जाए, ठीक है। मेन एक्सिस ऐसे खड़ा हुआ है और मेन एक्सिस से डिस्प्लेस हो जाए। अब ये कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं, है ना। इंटरनल फैक्टर्स की वजह से भी ये लॉजिंग हो सकता है, या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स में तो है ही कि भाई आंधी तूफान आ गया जिसकी वजह से ये चीज हो गई, बट इंटरनल फैक्टर्स भी कभी कभी रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर दिस लॉजिंग, है ना। तो ये लॉजिंग को प्रिवेंट करवाता है। भाई जो प्लांट है वो अपने मेन एक्सिस से डिस्प्लेस ना हो जाए, इसको प्रिवेंट करवाने का काम किसका है, ऑक्सीजन का है, ठीक है। आई बात समझ में। तो दूसरा भी हमें समझ में आ गया है। तीसरा आ जाएगा सिलेक्टिव वीड किलर। वीड पता क्या होता है ना। आई थिंक सबको पता होगा वीड क्या होता है। वीड आपके कुछ अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो आपका मेन प्लांट है, जैसे कि आप कोई भी क्रॉप उगा रहे हो उसके सराउंडिंग में जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, जो उसके लिए जो रिसोर्सेज के लिए, फूड न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपीट करते हैं, उनको हम लोग वीड्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वीड किलर की तरह भी काम करता है। कौन, ऑक्सीजन आपका, ठीक है। तीसरे तीन आपके फंक्शन हो चुके हैं।
चौथा है पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी का क्या मतलब होता है? पार्थिनोकार्पी का मतलब होता है फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ये पार्थिनोकार्पी भी इंड्यूस कराता है, कौन? आपका ऑक्सिन। ठीक है, तो 4 फंक्शन हो गए। पांचवा है फ्लावर इनिशिएशन। फ्लावर इनिशिएशन में भी आपका ऑक्सिन जो है वो काम में आता है। छठा है प्रिवेंशन ऑफ एब्सिशन। एब्सिशन का क्या मतलब होता है? एब्सिशन का मतलब होता है फॉलिंग ऑफ, है ना। एब्सिशन का क्या मतलब है मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों? एब्सिशन का मतलब होता है फॉलिंग ऑफ। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर आप देखोगे ये आपका यंग लीफ है। ठीक है, मानो ये आपका यंग लीफ है और ये आपका ओल्ड है। ठीक है, अब ये क्या करेगा? जो ऑक्सिन है ये प्रमोट करेगा एब्सिशन इन ओल्ड लीफ, प्रमोट एब्सिशन इन ओल्ड लीफ, और यहां पर ये प्रिवेंट करेगा एब्सिशन। ठीक है, ये चाहता है कि भाई जो आपके यंग लीव्स है वो रहे, बट ये जो ओल्ड लीव्स है इनको गिरा देता है। ठीक है, तो ये प्रमोट करेगा एब्सिशन इन ओल्ड लीफ और यंग लीफ में एब्सिशन को प्रिवेंट करता है, मतलब उनका फॉलिंग ऑफ नहीं होने देता है। ठीक है, ये इसका फंक्शन होता है। और क्या होता है इसका फंक्शन? और है इसमें सेल डिविजन एंड सेल एनलार्जमेंट। ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर ऑक्सिन आ जाए तो समझ जाना सेल डिवीजन एंड सेल एनलार्जमेंट ये तो है ही है। तो सेल डिवीजन भी करवाता है, सेल एनलार्जमेंट भी करवाता है। फोटोट्रॉफिज्म, फोटोट्रॉफिज्म मैंने आपको बताया कि बेंडिंग ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट, है ना, इसको हम लोग फोटोट्रॉफिज्म बोलते हैं। 9th है इसका एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस का क्या मतलब होता है? जब तक एपेक्स यहां पर है तब तक जो दूसरे पार्ट्स है वो इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर आपने एपेक्स को हटा दिया, ठीक है, आपने एपेक्स को हटा दिया, तो यहां पर आप नोटिस करोगे कि साइड साइड से लेटरल बड्स आना शुरू कर देंगे। ये तो वही वाली बात होगी ना, ये है राजा। ठीक है, जब तक राजा है तब तक प्रजा इसको फॉलो करेगी, जो दूसरे पार्ट से इसको फॉलो करेंगे। जैसे ही राजा को आपने अपने रास्ते से हटा दिया, वैसे ही जो प्रजा में छोटे छोटे ऐसे लड़ाई करने वाले लोग होंगे ना, वो अपना दबदबा बनाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर लेटरल बडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, लेटरल बड्स निकलना शुरू हो जाते हैं। तो एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करना भी आपके ऑक्सिन का काम होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये 9 आपके फंक्शन हो गए, किसके? ऑक्सिन के। ठीक है, क्लियर हुआ? पहला तो मेन फंक्शन यही है कि सेल डिवीजन एंड सेल एनलार्जमेंट। दूसरा है ये आपका रूट इनिशिएशन करवाता है, इसी वजह से इसको रूटिंग हार्मोन भी बोला जाता है टिश्यू कल्चर में। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम चलते हैं दूसरे पे। तो अब आती है बारी गिबरेलिंस की, है ना। क्या इसके फंक्शन होते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। अगेन नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला फंक्शन होता है ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। डोरमेंसी का क्या मतलब होता है कि जब आपका जो सीड है वो इनएक्टिव स्टेज में है, जब वहां पर कोई भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, उस डोरमेंसी को, उस इनएक्टिव स्टेज को ब्रेक करना इस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का काम होता है ना। क्या काम होता है? डोरमेंसी को ब्रेक करना। कैसे ब्रेक करता है? ये जो सीड है ये वाटर लेगा, है ना, वाटर लेगा, जिसकी वजह से ये आपका एक्टिवेट होता है, जीए एक्टिवेट होगा और ये आपके अल्फा अमाइलेज को एक्टिवेट करेगा और इस तरीके से ये डोरमेंसी को तोड़ता है। ठीक है, पहला। दूसरा, सब्स्टिट्यूशन ऑफ कोल्ड ट्रीटमेंट और वर्नलाइजेशन। इसका क्या मतलब होता है? जो आपकी फ्लावरिंग होती है ना, जो फ्लावर्स आते हैं उस टाइम पर थोड़ा सा जो मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है, कम टेम्परेचर चाहिए होता है बेसिकली, है ना। और साथ ही साथ एक ड्यूरेशन भी होना चाहिए, जैसे 1 महीना 2 महीना 3 महीना ऐसा कुछ होता है पर्टिकुलर ड्यूरेशन, जिसमें जो कोल्ड मतलब टेम्परेचर बहुत कम होना चाहिए बेसिकली, और वो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए होना चाहिए। बट अभी अगर आप देखोगे कितना क्लाइमेट चेंज आ रहा है, तो आप बिल्कुल ही अपने इन सब चीज़ों को एनवायरमेंट के भरोसे नहीं बैठ सकते हो। तो यहाँ पर जो जिबरेलिन है वो आपका ये सब्स्टिट्यूट करवाता है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ कोल्ड ट्रीटमेंट और वर्नलाइजेशन। जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो प्रोवाइड करवाता है, दैट इज अराउंड 1 से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आई बात समझ में? ये फ्लावरिंग की बात हो रही है ना। उस टाइम पर बहुत कम टेम्परेचर चाहिए होता है, तो इसी वजह से ये आपका जिबरेलिन है वो प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ये आपके शुगर केन में हाइट इंक्रीज करवाता है। तो अगर आपको याद है जब मैंने बायो एसिड्स पढ़ाए थे वहां पर हमने ड्वार्फ लिया था, क्यों? क्योंकि हमें ये इसका काम है हाइट इंक्रीज करवाना। तो ड्वार्फ लिया था तो वही देखने के लिए कि सच में ये काम करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पर हाइट इंक्रीज करवाना शुगर केन प्लांट का स्टेम और इंटरनोड इलोंगेशन। आपको तो पता ही है,
नोड और इंटरनोड क्या होता है, ये आपके नोड्स होते हैं जहाँ से लीफ अराइज हो रही है, इन दोनों के बीच में जो आपका स्पेस है उसकी लेंथ इंक्रीज करवाना, है ना, ये भी इसका काम होता है। तो बेसिकली अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि शुगर केन प्लांट की हाइट कौन इंक्रीज करवा रहा है, तो आप क्या आंसर दोगे, जिबर्लिन। ठीक है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे। चलिए चौथे पे आते हैं पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी इसमें भी कॉमन है। पार्थिनोकार्पी जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो जिबर्लिन जो है ये पार्थिनोकार्पी भी इंड्यूस करवाता है। पेयर एंड एप्पल शेप एनहांसमेंट भी करवाता है। साइज एंड नंबर इंक्रीज इन ग्रेप्स एंड टोमेटोज, टोमेटोज का साइज और उनका नंबर इंक्रीज करवाना भी जिबर्लिन का काम होता है। तो अगर आपको इनका साइज और नंबर इंक्रीज करवाना होता है तो आपको जिबर्लिन का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये हो गए इसके 6 फंक्शंस। इसके कितने थे, इसके 9 फंक्शन थे, है ना। देखो यहाँ पर शॉर्ट में इसी वजह से लिखा हुआ है ताकि आपको याद करने में आसानी रहे, वरना अगर आप देखो आपके बुक में ना, जो भी आपके बुक में लिखा हुआ है यहाँ पर सारे नोट्स में बने हुए हैं, बट यहाँ पर ये है कि यहाँ पर बहुत अच्छे से सिस्टमैटिक वे में बनाया हुआ है, हर चीज आपको मिलेगी, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो यहाँ पर नहीं है आपके इस वाले नोट्स में। ठीक है, बस यही है कि हमने इसको बहुत सिस्टमैटिक वे में बनाया, टेबल्स के फॉर्म में बनाया, वहां पर आपको पैराग्राफ्स में मिलेंगे अलग अलग जगह पर, ये सारी चीजें अलग जगह पर मिलेगी। तो इसी वजह से हमने सारी चीजों को उठाकर टेबल ही बना दिया है, बहुत ही सिस्टमैटिक वे में, बहुत ही अच्छे से एक इस चैप्टर का फ्लो बना दिया ताकि आपको याद रहे चीजें, है ना। ये शॉर्ट नोट्स आपको बहुत ही काम देने वाले हैं, पहले बता रही हूँ, ट्रस्ट मी। ठीक है, यस। तो ये देखो बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स आपके लिए बना दिए हैं ताकि आपको कोई भी दुख दर्द पीड़ा का सामना नहीं करना पड़े। तो बच्चे जो भी नोट्स बना रहे हैं भाई, बनाना साथ में, है ना, तुम्हारे लिए ही आसानी होगी। अदरवाइज ये नोट्स तो मैं आपको भिजवा ही दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, चलिए, तो जिबर्लिन भी हो गया। अब हम आ जाते हैं साइटोकाइनिन पे, है ना। साइटोकाइनिन नाम से ही समझ में आ रहा है, साइटोकाइनिन का मतलब होता है सेल डिवीजन। ठीक है, क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। अच्छा, सबसे पहले इसके हम लोग फंक्शंस देख लेते हैं, नीचे से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला इसका फंक्शन है पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी इसमें भी कॉमन है। अगेन पार्थिनोकार्पी आपको अब तक तो पता चल गया होगा। दूसरा है काउंटर एक्शन ऑफ एपिकल डोमिनेंस ड्यू टू रिमूवल ऑफ एपेक्स लेटरल बर्ड स्टार्ट्स ग्रोइंग। यहाँ पर ये काउंटर एक्शन करवाता है एपिकल डोमिनेंस का। देखो जैसे मैंने बताया था ना, अगर एपेक्स नहीं रहेगा तो यहाँ पर जो ये जो लेटरल बर्ड्स है वो आपको दिखना शुरू हो जाएगी। तो आपका जो साइटोकाइनिन है ये काउंटर एक्शन करवाता है एपिकल डोमिनेंस का ड्यू टू रिमूवल ऑफ एपेक्स लेटरल बर्ड स्टार्ट ग्रोइंग। ठीक है, ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी। तीसरा फंक्शन है मॉर्फोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट के पार्ट्स को भी का भी फॉर्मेशन करवाना आपके साइटोकाइनिन का भी काम, साइटोकाइनिन का काम होता है। मेन आपका काम होता है साइटोकाइनिन का सेल डिवीजन एंड एनलार्जमेंट। देखो सेल डिवीजन हमने पढ़ा था ऑक्सिन में भी, ऑक्सिन भी सेल डिवीजन एंड एनलार्जमेंट करवा रहा था, और आपका साइटोकाइनिन भी सेल डिवीजन एंड एनलार्जमेंट करवाता है। तो ये जो आपका फंक्शन है ये सिनर्जिस्टिक टू है ऑक्सिन, है ना। सिनर्जिस्टिक मतलब सिमिलर टू ऑक्सिन है, ऑक्सिन भी यही काम कर रहा था और साइटोकाइनिन भी यही काम कर रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, ऑल राइट। फिर हम आ जाते हैं एब्सिसिक एसिड पे। ठीक है, यहाँ पर आपका साइटोकाइनिन, अच्छा यहाँ पर एक और पॉइंट रह गया है, यहाँ पर डीले इन सेनेसेंस, है ना। डीले इन सेनेसेंस मतलब एजिंग कम करवाता है साइटोकाइनिन। कैसे कम करवाता है, जो साइटोकाइनिन है ये प्लांट के हर पार्ट में फूड का ट्रांसलोकेशन जो है बढ़ा देता है। ऐसे बोलते हैं ना कि आप अच्छा खाया पिया करो तो आप यंग लगोगे, ये एक्चुअली में काम करता है। अगर आप बहुत ही अच्छा खाना खा रहे हो, बहुत ही अच्छा मतलब पानी एकदम अच्छे से पी रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी एजिंग कम होती है। तो सेम यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट लग रहा है वही वाला कि जो साइटोकाइनिन है ये फूड ट्रांसलोकेशन को इंक्रीज करवाता है, जिसकी वजह से सेनेसेंस का डिले हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेनेसेंस भी डिले करवाता है। ऑल राइट, ये हो गया साइटोकाइनिन के बारे में। अब हम आ जाते हैं अपने एब्सिसिक एसिड पे। इसका क्या क्या फंक्शन होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। जो एब्सिसिक एसिड है इसको हम लोग स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। पहला फंक्शन है इनहिबिटर ऑफ सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट कराता है, जो सीड जर्मिनेट होने वाला होता है उसको इनहिबिट कराता है। क्यों करवाता है, क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका मेन मोटिव यही होता है कि जो एम्ब्रियो है अभी अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, और अगर इसको फेवरेबल कंडीशंस मिल गई तो एम्ब्रियो, ये जो आपका सीड क्या करने लगेगा, जर्मिनेट करने लगेगा। बट एम्ब्रियो अभी तक फुली डेवलप हुआ नहीं है, तो अगर जर्मिनेट कर गया तो यहाँ पर जो एम्ब्रियो है वो मर जाएगा, है ना। तो इसका मेन फंक्शन यही होता है, इट
इट इज अ इनहिबिटर ऑफ सीड जर्मिनेशन। वहीं पे जो जिबरेलिन था वो क्या करवा रहा था, वो प्रमोट कर रहा था, है ना। तो कहीं ना कहीं ये आपके एब्सिसिक एसिड और जिबरेलिन ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम करते हैं। सो इसी वजह से यहाँ लिखा हुआ है एंटागोनिस्टिक टू जीए। ठीक है, आई बात समझ में। दूसरा इंड्यूस बड एंड सीड डोरमेंसी, वहां पर हमने पढ़ा था वो क्या करवाता है, वहां पर एक मिनट में आपको दिखाई देती हूँ। हाँ, यहां पर अगर आप देखोगे यहाँ पर ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी था, है ना। डोरमेंसी को ब्रेक किया जा रहा है, बट यहाँ पर इंड्यूस किया जा रहा है सीड डोरमेंसी को। ठीक है, तो ऑपोजिट काम है इनका। तीसरे पे आ जाते हैं, सीड डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन करवाता है, स्टोमेटा क्लोजिंग करवाता है ना। स्टोमेटा क्लोजिंग इसलिए करवाता है ताकि पानी का ज्यादा लॉस ना हो, है ना, पानी का ज्यादा लॉस ना हो। इंड्यूस एब्सिशन, एब्सिशन मैंने आपको बताया था कि फॉलिंग ऑफ, तो इसको इंड्यूस कराना भी आपके एब्सिसिक एसिड का काम होता है। तो कहीं ना कहीं जो आपका एबीए है इसको हम लोग स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है ना, बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट पे, और जो है आपका इथिलीन। ठीक है, जो क्या है आपका इथिलीन है। तो चलिए इसको भी हम लोग फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं इथिलीन पे। ये जो आपका इथिलीन है ये सबसे ज्यादा यूज है इन एग्रीकल्चर, है ना, मोस्ट यूज्ड इन एग्रीकल्चर। अब इसके क्या क्या फंक्शन है एक बार हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन आ गया, नीचे से ही स्टार्ट करने वाले हैं। पहला तो आ जाएगा ब्रेक्स डोरमेंसी। डोरमेंसी को ब्रेक करने का काम क्या है, आपके इथिलीन का है। ठीक है, ये तो बात ठीक है। दूसरा आ जाओ, दूसरा है रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन। अब अभी आप बोलोगे मैम ऑक्सिन में भी हमने देखा था कि वो आपका रूट हेयर का फॉर्मेशन, सॉरी रूट्स का फॉर्मेशन इनिशिएशन करवा रहा था, है ना। तो कहीं ना कहीं ये फंक्शन सिमिलरली है बेटा, ध्यान से सुनना, वहां पर रूट इनिशिएशन करवा रहा था, यहाँ पर आपका रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर का फॉर्मेशन करवा रहा है इथिलीन। ठीक है, तो ये डिफरेंस ध्यान में रखना, वहां पर रूट इनिशिएशन हो रहा था, यहाँ पर रूट हेयर फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, तो पहला तो हो गया डोरमेंसी को ब्रेक करता है, डोरमेंसी मैंने आपको बता दिया है कि क्या होता है। दूसरा रूट हेयर और रूट ग्रोथ का फॉर्मेशन, रूट हेयर का फॉर्मेशन एंड रूट ग्रोथ करवाता है। फिर तीसरा आ जाएगा एब्सिशन, है ना, क्या करवाता है, इंड्यूस एब्सिशन। फिर सेनेसेंस हो गया, एजिंग, फ्रूट राइपनिंग, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका आपका इथिलीन का। आपने देखा होगा मार्केट में जैसे ही आम का सीजन होता है एकदम बहुत ही ज्यादा नंबर में इतने सारे आम आपको मार्केट में दिखने लग जाते हैं। कैसे दिखने लग गए आपको, है ना, कैसे इतनी जल्दी आम पक गए सारे, वो इसकी वजह से, है ना। तो ये छिड़क दिया जाता है जिसकी वजह से जो राइपनिंग होती है वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है। राइपनिंग कैसे फास्ट करा सकते हो, बेसिकली यहाँ पर रेस्पिरेशन इंक्रीज करवा रहे हो, है ना। तो यहाँ पर रेस्पिरेशन इंक्रीज करवाओगे, सारे जो भी रिसोर्सेज उनका ब्रेक डाउन करवाओगे, और जिसकी वजह से राइपनिंग बढ़ जाती है ना। तो जल्दी जो भी फ्रूट होता है वो आपका पक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है थिनिंग ऑफ चेरी वॉलनट कॉटन प्लांट। थिनिंग का क्या मतलब होता है, देखो जो चेरी प्लांट आपने देखा होगा, है ना, या फिर चेरी के फ्लावर्स देखे होंगे, चेरी ब्लॉसम जब होता है तब आपने देखा होगा कि वहां पर सिर्फ फ्लावर्स ही होते, लीव्स नहीं होती है ना। अब वो जो फ्लावर्स है, अब उसमें कुछ में पॉलिनेशन होता है, कुछ में पॉलिनेशन नहीं होता है। जिसमें पॉलिनेशन हुआ वो तो ठीक है, जिसमें पॉलिनेशन नहीं हुआ वो आपको गिराने होते हैं। तो यही चीज लिखा हुआ है थिनिंग ऑफ चेरी वॉलनट कॉटन प्लांट। ठीक है, ये भी किसका काम होता है, इथिलीन का काम होता है। फिर उसके बाद 7th आ जाएगा फीमेल फ्लावर इन कुकुरबिटा एंड कैनबिस। फीमेल फ्लावर का फॉर्मेशन करवाना। मैम फीमेल फ्लावर ही क्यों, मेल क्यों नहीं, फीमेल फ्लावर का फॉर्मेशन इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, पैसा, मोटी चांद मोटा पैसा, है ना। कैसे आएगा, देखो फीमेल फ्लावर होगा तो ओवरी होगी, ओवरी होगा तो आगे जाके आपको फ्रूट मिलेगा, है ना। फ्रूट मिलेगा तो डेफिनेटली इसका ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हुआ ना। तो यस, पैसा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए इथिलीन का इस्तेमाल किया जाता है इन कुकुरबिटा एंड कैनबिस में, वहां पर फीमेल फ्लावर का फॉर्मेशन करवाते हैं। तो ये आपके सारे फंक्शन हो गए किसके, इथिलीन के। और इसी के साथ आपका ये जो प्यारा सा चैप्टर है ना, प्यारा सा छोटू सा और क्यूट सा चैप्टर है वो भी समाप्त हो चुका है। आई एम होपिंग आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। मैंने बहुत अच्छे से ट्राई किया है कि जितने भी टॉपिक्स है, जो भी चीजें हैं, एक एक पॉइंट मैंने इस नोट्स में डाला है ना। सारे नोट्स जो आपको दिख रहे हैं, मतलब पूरे इस चैप्टर के नोट्स जो भी है, ये शॉर्ट नोट्स मैंने आपके लिए डाला है ताकि
ताकि आपको कोई भी दुख दर्द पीड़ा का सामना नहीं करना पड़े। और मैंने ट्राई किया है कि जितना हो सके इस वीडियो को मैं शॉर्ट रखूं, शॉर्ट मतलब इतना भी शॉर्ट नहीं, बट हाँ इतना रहे कि आपका पूरा सारे चीज जो भी चैप्टर में जितने भी पॉइंट्स है वो भी कवर हो जाए, नोट्स भी बन जाए और साथ ही साथ क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाए और सारी चीजें आपको समझ भी आ जाए। ठीक है, आई बात समझ में? तो चलिए अब बारी आती है क्वेश्चंस की। अब हम थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया तो क्या किया, है ना। चलिए आइए 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 मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है आपका कि spraying sugarcane crop with which of the following plant growth regulator increase the length of stem thus increasing the yield। ठीक है, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड। वैसे यहाँ पर देखो मेंशन कर दिया गया है शुगर केन क्रॉप की बात हो रही है, तो मैंने आपको वैसे बता ही दिया था, है ना, कि यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। क्या आंसर आ जाएगा इसका? जिबरलिन आ जाएगा, राइट। तो आपका बी करेक्ट आंसर आ चुका है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। और क्वेश्चंस कर लेते। देखो कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी, कुछ क्वेश्चंस आपको भी करने हैं, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मैं आपको करवा दूंगी, है ना, कि किस तरीके से आपके स्कूल एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? The phenomena which is influenced by auxin and also played a major role in its discovery, है ना, कौन सा फिनोमिना था वो? फोटोट्रॉफिज्म, रूट इनिशिएशन, ग्रेविट्रॉफिज्म एंड एपिकल डोमिनेंस। एंड द करेक्ट आंसर इज यू नो गाइस, है ना, फोटोट्रॉफिज्म आ जाएगा। फोटोट्रॉफिज्म का क्या मतलब होता है? फोटोट्रॉफिज्म इज बेंडिंग ऑफ शूट टुवर्ड्स द लाइट, है ना, इस तरीके से, इस तरीके से, है ना। तो ये आपका फोटोट्रॉफिज्म फिनोमिना आ जाएगा और यहाँ पर ए आपका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम आ जाते हैं दूसरे पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहलाता है? कहलाता नहीं, कहता है द एबिलिटी ऑफ प्लांट्स to follow different pathway in response to environment leading to formation of different kind of structure, उसको हम क्या बोलते हैं? जहाँ पर different kind of structure बन रहा है, डी-डिफरेंशिएशन, री-डिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट एंड प्लास्टिसिटी, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? प्लास्टिसिटी आ जाएगा। जहां पर मैंने आपको बताया था कि एबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर टू चेंज अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, उसको हम प्लास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में मैंने आपको बताया था, देखो दो टाइप की होती है डेवलपमेंट। एग्जांपल आपका हेटेरोफाइली का था, डेवलपमेंट में अलग होगा और आपके हैबिटेट में अलग वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डेवलपमेंट वाले में क्या था, किसका एग्जाम्पल दिया हुआ था? लीव्स ऑफ कोरिएंडर, है ना, मेच्योर और जुवेनाइल अलग था। यहाँ पर आपके पास बटरकप का एग्जाम्पल था, जो आपका लीव्स का बताया था कि स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है, टेरेस्ट्रियल में कैसे था, एक्वाटिक में कैसे था। ठीक है, तो प्लास्टिसिटी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा डी। डी आपका करेक्ट आंसर आ गया है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट इज ऑक्सिन कैन बी बायोएसेड बाय प्रोटोमेटर, लेटिस, हाइपोकटाइल, एविना कोल्यूपटाइल कर्वेचर और हाइड्रोपोनिक्स। करेक्ट आंसर यही वाला है, एविना कर्वेचर टेस्ट मैंने आपको बताया था, है ना। तो सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़े बहुत क्वेश्चंस मैं आपको भी देती हूँ, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे क्वेश्चंस मैं ही करा रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। अरे यार इजी क्वेश्चन है, तुम बता ही लोगे, समझदार बच्चे तो हो ही। ठीक है, कौन सा स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है? तो एब्सिसिक एसिड, इथिलीन, GA3 एंड इंडोल एसिटिक एसिड। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया बात है। अब थोड़े से सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख ले, है ना, थोड़े से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देख लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको स्कूल में जाकर एग्जाम देना ही है ना, तो आपको पता तो होना चाहिए किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के हमें आंसर लिखने हैं। ठीक है, चलिए ये है आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे पहले आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ना। यहाँ पर क्या पूछा गया है कि स्टेशनरी फेज ऑफ सिग्मोइड कर्व क्या इंडिकेट करता है? हमने देखा था कि इस टाइप का कर्व बनता है जिसको हम लोग एस शेप्ड और सिग्मोइड कर्व बोलते हैं। ये आपका लैग फेज होता है, ये आपका एक्सपोनेंशियल फेज होता है, यहाँ पर आपका स्टेशनरी फेज होता है। यहाँ पर स्टेशनरी फेज क्या इंडिकेट कर रहा है कि फाइनली जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो चुकी है। यहाँ पर बहुत धीरे थी, फिर यहाँ पर एक्सपोनेंशियली ग्रो हुआ, फिर यहाँ पर जो ग्रोथ थी वो स्टॉप हो गई है, जिसको हम स्टेशनरी फेज बोलते हैं। तो स्टेशनरी फेज पूछा है, अगेन 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप एक लाइन में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया।
चलिए, इस तरीके का अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए कौन कौन से कंडीशंस की जरूरत पड़ती है, तो वही वाला आ जाएगा अगेन कि कौन कौन से फैक्टर्स है ग्रोथ के जो ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स थे, आपका टेम्परेचर हो गया, फिर आपका वाटर हो गया, है ना, लाइट हो गया, ये सारे फैक्टर्स जो है ये आपकी ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, ये सारी, तो यहाँ पर वाटर आ गया, ऑक्सीजन आ गया, न्यूट्रिएंट्स आ गए, लाइट आ गया, फिर टेम्परेचर आ गया, ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है। अगेन ये आपका 3 नंबर वाला क्वेश्चन है ना, तो 3 नंबर में सारे चीजें आप एक्सप्लेन करोगे, सारे फैक्टर्स आप लिखोगे, उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो भी आप कर लोगे, है ना, आई नो यार, तुम लोग तो समझदार ही हो। अब देखो, अब एक लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है 5 नंबर का। तो यहाँ पर देखो क्या क्या पूछा हुआ है, एरिथमेटिक ग्रोथ क्या होता है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ क्या होता है, सिग्मोइड ग्रोथ कर्व क्या है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ कर्व क्या है, ग्रोथ रेट्स क्या है। अब यहाँ पर आपको सारे एक्सप्लेन करने हैं। अरिथमेटिक ग्रोथ रेट क्या है, उसमें कैसी ग्रोथ होती है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ में कैसी ग्रोथ होती है, आप बताओगे एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। सिग्मोइड ग्रोथ कर्व को आपको एक्सप्लेन करना है, तो उसमें आप सारे फेजेस के बारे में बताओगे, लैग फेज, लॉग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, वहां पर ग्रोथ कैसी हो रही है, कहाँ पर बंद हो रही है ग्रोथ, है ना, कहाँ पर स्टॉप हो रही है, वो सारी चीजें आप एक्सप्लेन करोगे। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट आप एक्सप्लेन करोगे कि एब्सोल्यूट का क्या मतलब होता है, ग्रोथ पर यूनिट टाइम, और रिलेटिव में आप उसको फॉर्मूला की हेल्प से बताओगे, है ना, ये सारी चीजें आप इसमें बताओगे, एक्सप्लेन करोगे। और अगेन जैसे मैंने बताया था, है ना, यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हो, ठीक है, इसके एग्जाम्पल लिख दिया, फिर ज्योमेट्रिक ग्रोथ का एग्जाम्पल लिख दिया, जैसे 2 से 4, 6, 8, 16, 32, इस तरीके से। सिग्मोइड कर्व को आपने एक्सप्लेन किया, है ना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को आपने इस इक्वेशन के फॉर्म में वो कर दिया, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट बता दिया, मेजर कंपैरिजन ऑफ द टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, रिलेटिव ग्रोथ रेफर्स टू द ग्रोथ ऑफ अ गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस्ड ऑन द कॉमन बेसिस, ठीक है। इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन करोगे, तो सारी चीजों को आपको एक एक करके एक्सप्लेन करना है। अगेन देखो बहुत सारी चीजें दी गई है, तो इतना ज्यादा भी नहीं बताना कि अरिथमेटिक ग्रोथ बताने चले तो पूरा ग्राफ भी समझाने लग गए, इक्वेशन भी समझाने लग गए हैं। देखना कितने नंबर का क्वेश्चन है, पहले देखो। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर दोगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, हु फर्स्ट आइसोलेटेड ऑक्सिन फ्रॉम कॉलिपोटाइल टिप्स ऑफ द ओट्स सीडलिंग, यहाँ पर FW वेंट आ जाएंगे, है ना, इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसमें और भी सारे क्वेश्चंस हैं, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस हैं, बाकी कुछ कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट वाले, है ना, ये सारे आपको PDF में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको नोट्स चाहिए ये, तो ये भी आपको PDF में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, है ना, ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं मैम, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो आप इसको स्कैन करके, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ऑल राइट, ठीक है। तो अगर PDF चाहिए, क्वेश्चंस चाहिए और ये नोट्स चाहिए, शॉर्ट नोट्स, तो मेक श्योर कि आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी समाप्त होता है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहो।